नमस्कार दोस्तों। रोहतक से 4 घंटे की दूरी तय करके मैं आज आया हूँ डबवाली में। और डबवाली में जो खास मुलाकात है आज हमारी, वो है रवि चौटाला जी से। रवि चौटाला जी और मेरी का फ़ोन पे काफ़ी बातें होती रहती थी और ये मुलाकात 1 साल से प्रस्तावित थी, जो आज संभव हो पाई है। और रवि भाई बहुत दिल खुश करने वाले इंसान हैं। और चौटाला परिवार में जब बातें चलती हैं तो रवि भाई की बातें इस तरह चलती हैं कि ये साफ मुंह पे कहने वाले इंसान हैं। तो ऐसे लोगों से मिलना मुझे भी पसंद है। सबसे पहले तो रवि भाई, आपके ही घर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारी मुलाकात अंततः होगी। हाँ, 1 बिल्कुल। साल से मतलब चल रहा हाँ था कि हाँ, मिलेंगे फोन पे मिलेंगे। बात तो होती थी आपकी मेरी। एक ये चौटाला परिवार के जो लोग हैं, ये ऐसे विशालकाय भीमकाय कैसे होते हैं? इसकी मैं थोड़ा आपको जो मेरी नॉलेज में वो बताता हूँ। चौधरी देवीलाल जी की भी हाइट 6 फुट 2 इंच थी। हाँ हाँ। और जो मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी के पिताजी चौधरी लेखराम, वो चौधरी साहब से भी ऊंचे थे 4 उंगल। अच्छा, उनकी हाइट थी 6.5 फीट। 6.5 फीट। तो हम सारे ही अट्ठे कट्ठे हैं सब, मतलब फिट हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं अच्छा और खुश रहते हैं। अच्छा। एक ये जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, जैसे जो देवीलाल परिवार हो गया, बंसीलाल परिवार हो गया, भजनलाल जी का परिवार हो गया, तो आपके देवीलाल जी के परिवार के साथ 3-4 कन्फ्यूजन है हमारी। जो ये बागड़ी बेल्ट है, इसको छोड़ दें तो रोहतक साइड में ये कन्फ्यूज हुए रहते हैं कि तेजा खेड़ा, चौटाला, सिरसा, मतलब ये तेजा खेड़ा और चौटाला में क्या कनेक्शन है दोनों में कि वो आप? मैं बताता हूँ आपको धर्मेंद्र जी, क्या कि जो देवीलाल के जो हमारे मेरे परदादा थे, चौधरी देवीलाल जी के पिताजी चौधरी लेखराम, और तेजा खेड़ा हमारा वो गांव है, पुश्तैनी गांव है, वहाँ हमारे जमीनें उधर है तेजा खेड़ा में। अच्छा। और चौटाला भी काम होता था तो चौटाला रहते थे। तेजा खेड़ा में भी हमारा घर था और वहाँ चौधरी देवीलाल जी का जन्म तेजा खेड़ा गांव में हुआ। अच्छा, तेजा खेड़ा। तेजा खेड़ा गांव में। तो मतलब चौटाला आपका गांव है और हाँ, तेजा खेड़ा में आपकी जमीनें हैं। जमीनें हैं। अच्छा, घर दोनों जगह थे। हाँ, घर दोनों जगह थे। वो बहुत पुराने टाइम की बातें हैं। उसके मतलब जो साहब के फादर थे वो चौटाला भी रहते थे, तेजा खेड़ा भी रहते थे। तेजा खेड़ा हमारा बहुत बड़ा रकबा है जमीन का। जमीन का परिवार। और जो देवीलाल के और जो देवीलाल और जो साहब राम 2 भाई थे। अच्छा, हाँ, ये फैमिली ट्री जैसे चौधरी लेखराम जी हो गए, हाँ जी, हाँ जी। उनकी कैसे परिवार हाँ, में मैं क्या क्या बताता हूँ आपको। जो देवीलाल और चौधरी साहब राम 2 भाई थे, 2 भाई। 4 बहनें थी। अच्छा। जो देवीलाल का जन्म, जो साहब राम जी का जन्म तेजा खेड़ा गांव में हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर सन 1937 के अंदर हवेली बनानी शुरू करी हमने। वो पुराना घर था, उसमें नई हवेली बनानी शुरू करी चौटाला में। चौटाला गांव में। पुराना घर भी था हमारा, वहाँ भी हवेली बनी, एक हवेली इधर बनी थी। तो जो देवीलाल जवानी के टाइम में उनको टिकट की बड़ी इच्छा थी, भी मैं टिकट लेकर मेरे बाप को दिखाऊं। अच्छा। चौधरी लेखराम जी ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था और उनकी मदर की भी डेथ होगी। तो देवीलाल शुरुआती दौर ही उनका संघर्ष भरा रहा। अच्छा, उनको क्यों निकाला वो उन्होंने? निकाला ये कि देवीलाल बिना मतलब ये आज़ादी के इसमें कूद पड़े संग्राम में। तो इनको मोगा लगा दिया था। पंजाब के अंदर मोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो देवीलाल कामरेड हरिकिशन सिंह सुरजीत और जो बीबी राजेंद्र कौर भट्टल है उसके पिताजी, इन लोगों के साथ मिलके उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बम्पलैंड इश्तेहार बांट दिए कोई। अच्छा। तो पुलिस तो पीछे लग गई और जो देवीलाल वहां से फरार हो गए, पता नहीं कहाँ निकले। तो हमारे घर जो देवीलाल जी के पिताजी के घर जब पुलिस आती है तो वो कहते हैं मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, देवीलाल ने मेरे घर पुलिस भिजवा दी उसकी वजह से। हाँ, पहले पुलिस आना भी तो। हाँ, बड़ा वो मानते थे। पहले पुलिस आ जाती थी तो उस घर में लोग बड़ा उसको अलग नजरिए से देखते थे। हाँ, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। और उसके बाद में ये दौर चलता रहा। जो देवीलाल घर नहीं आए 2-3 साल। तो घर नहीं आने के बाद में क्या हुआ कि जो लेखराम एक बार हरिद्वार चले गए। अच्छा।
तो वापसी पर वो ट्रेन में ही बैठ के आ रहे थे, तो वो एक स्टेशन के बाद में उनको सीट नहीं मिली, वो खड़े रहे। कुछ लोग उस डब्बे में बैठे थे, उन्होंने पूछा भी आप कौन हो, उन्होंने अपना नाम बताया, तो बताया मैं चुटाला गांव का। बोले चौधरी देवीलाल वाले का। अच्छा। फिर वो देवीलाल से इतने प्रभावित हो गए कि मेरा बेटा मतलब घर खराब नहीं कर रहा, मेरा बेटा संघर्ष कर रहा है। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे चौधरी साहब राम को, देवीलाल को ये बताया भी उसको मेरे पास घर लेके आ। फिर चौधरी देवीलाल को उन्होंने महीने के पैसे देने शुरू किए, भी तू संघर्ष कर, तेरा नाम बहुत बड़ा है, लोग जानने लगे, जानते हैं तेरे को, तेरी वजह से मुझे रेलवे गाड़ी के अंदर सीट मिल गई। तो बोले अब तू खुला खर्च में, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। और सन 37 में उन्होंने अपने भाई चौधरी साहब राम को टिकट दिलवा के और उनको MLC बनवाया। हाँ, लाहौर बैठते थे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा भी मैंने एक दिन देवीलाल को विधायक बनते हुए देखना चाहता हूँ। लेखराम जी कहते थे। हाँ, लेखराम जी कहते थे। उसके बाद में जो देवीलाल को टिकट मिल गई, उसी दौरान उनकी डेथ हो गई। वो कह रहे हैं कि वो टिकट लेके आए तभी डेथ हुई। हाँ, तभी डेथ हुई। तो चौधरी देवीलाल सबसे ज्यादा, वो कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मुझे उस दिन हुआ जब मैं मेरे बाप को मैं MLA बन के नहीं दिखाया। अच्छा अच्छा, ये टीस रही है उनके, टीस थी। वो हमेशा ही कहते थे कि भी जब मेरे को टिकट मिली, मेरे बाप की डेथ होगी, और वो इलेक्शन चौधरी देवीलाल जीत गया है। गांव में आए और उनको बड़ी तकलीफ थी भी मैं मेरे बाप को मैंने बन के दिखाना था। और सन 37 में चौधरी देवीलाल की कुछ उम्र का फर्क था, छोटे थे, उस वजह से वो टिकट नहीं मिल पाई। सावराम जी को मिली, उन्होंने अपने भाई को दिलवा दी। ये हिस्ट्री वहां से होती है। अच्छा, जैसे चौधरी देवीलाल हैं, चौधरी सावराम जी, दोनों के बीच में किस तरह के संबंध थे? दोनों भाई ऐसे थे कि चौधरी देवीलाल को चौधरी साहब राम ने कुछ भी कह दिया, चौधरी देवीलाल ना नहीं करते थे। अच्छा, अपने बेटों की अनदेखी कर देते थे, लेकिन जो साहब राम ने जो कहा वही करते थे। अच्छा, कुछ जैसे पॉलिटिशियन लोग कहते हैं कि चौधरी सावराम की टिकट कटवा के देवीलाल जी ले आए, तो इस तरह की कोई बात? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो बनाने में जब वो लास्ट मूवमेंट तक जो देवीलाल अपने बड़े भाई को इतना प्यार और स्नेह देते थे, उनका कहा हुआ कभी नहीं। अच्छा, चौधरी सावराम जी की परिवार में कौन कौन लोग हैं? चौधरी सावराम जी के 2 बच्चे थे। अच्छा, एक चौधरी सुरजीत सिंह, एक मेरी बुआ जी थे। अच्छा, 2 जो लाठर साहब के वहाँ मैरिड है। अच्छा, महेंद्र सिंह जी लाठर, जिनको MP बनाए चौधरी देवीलाल। हाँ जी, वहाँ मैरिड है। और जो मेरे चाचा है सुरजीत सिंह, उनकी डेथ हो गई। अच्छा। उनके आगे बच्चे हैं। उनके बच्चे हैं, कौन कौन हैं? एक अमरदीप, एक प्रदीप। अच्छा, वो दोनों पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं, हैं? वो एक छोटा है थोड़ा, हाँ। लेकिन वो दिल्ली रहते हैं ज्यादा। अच्छा, दिल्ली ही रहते दिल्ली सेटल। हैं। तो ये तो हो गया सावराम जी का। हाँ जी। अब चौधरी देवीलाल के परिवार में कौन कौन उनके आगे? चौधरी देवीलाल के 5 संतान थी। अच्छा, सबसे बड़े चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है, सेकंड चौधरी प्रताप सिंह, जो आपके पिताजी, हाँ, फिर मेरी बुआ जी शांति देवी, जो फिर मुंडाल भाई? नहीं, मुंडाल नहीं, वो मेरी सिस्टर है। अच्छा, भोरटवाड़ा बोट वाला काम। गांव में गई हुई है मेरी बुआ जी। अच्छा, और फिर आगे चौधरी रणजीत सिंह, जो भी प्रेजेंट में मिनिस्टर है। मिनिस्टर, और सबसे छोटे थे मेरे चाचा जगदीश चंद्र, जो जिनको हिटलर भी कहते हैं। ना वो परिवार में ही है। अच्छा, दूर है थोड़ा, वो दूर है। तो सबसे छोटे जगदीश चंद्र हाँ, जी। सबसे छोटे जगदीश चंद्र हो गए। उसके बाद में रणजीत सिंह, उसके बाद में शांति देवी, प्रताप सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। अच्छा, चौटाला साहब का तो परिवार सबको पता है, ओम प्रकाश जी हाँ का, जी, हाँ कि जी। अजय सिंह हैं, अभय हैं, हाँ उनके जी। आगे बेटे हैं। प्रताप सिंह जी के कितने हैं? हम 4 बहन भाई है। अच्छा, मेरी दोनों बहनें अलग, बड़ी है हमारे से, वो रोहतक मैरिड है। अच्छा, और मेरे से बड़े भाई है जितेंद्र, अच्छा, वो गांव में रहते हैं, वो खेती देखते हैं। अच्छा, वो खेती देखते हैं। और फिर शांति जी आ गई। हाँ, शांति जी आ गए। उनके फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में? नहीं, कोई पॉलिटिक्स। बोल्टवाड़ा ही हाँ, रहते हैं। बोल्टवाड़ा ही रहते हैं। फिर आ गए रणजीत जी। तो रणजीत सिंह, वो प्रेजेंट में MP है, वो MLA है, मिनिस्टर भी है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा संदीप था, छोटा गगनदीप। संदीप की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। हाँ, संदीप। और मेरे चाचा जगदीश चंद्र है, उनके 3 बेटे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा आदित्य, अभिषेक, चेयरमैन है जो। हाँ, आदित्य सबसे बड़ा। सेकंड नंबर अभिषेक है, वो चंडीगढ़
प्रैक्टिस करते हैं, अपनी वकील है, वकील है। लॉ मेकर है। और सबसे छोटा है अनिरुद्ध, वो दिल्ली सेटल्ड है। दिल्ली से ये आपका मतलब फैमिली? हाँ, ये फैमिली है सारी। अच्छा, अब आप जो रवि चौटाला जी, आपका और चौधरी देवीलाल का एक विशेष नाता इसलिए मानता हूँ मैं, क्योंकि किसी भी जो पॉलिटिशियन होता है उसके दो आंख कान नाक होते हैं। एक उसका जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी होता है वो, और एक होता है पीएसओ जो होता है। तो आप पहली बार उनके साथ किस तरीके से आपका जुड़ाव राजनीतिक रूप से अपने दादा के साथ हुआ? जब भी चौधरी देवीलाल गांव में आते थे तो सब, मैं बचपन की यादें बताता हूँ आपको। मैं उनकी गाड़ी के आगे नारे लगाता था। अच्छा। जो घर में एंट्री करती मैं चौधरी देवीलाल जिंदाबाद। तो मैं उस टाइम से ही मेरा लगाव था एक। और चौधरी देवीलाल ने जब भी पॉलिटिक्स में 82 में मैं थोड़ा समझ हो गई थी मेरे को, 82 की बातें हैं। चौधरी देवीलाल जी से मैंने गाड़ी चलानी सीख ली बहुत छोटी उम्र में। मैं उनकी गाड़ी की ड्राइविंग भी करता था, उनकी बुनियादी भी करता था, उनको कपड़े उनके रखने, जूते जराब पहनाने, साफ करने। तो ये मेरा एक दिनचर्या होगी। फिर वह 87 का न्याय युद्ध, चौधरी साहब का 86 में मैंने कोई मीटिंग, कोई उनका जलसा नहीं छोड़ा। वहाँ मैं पहुँचता था और साथ में मेरे जो मेरी हम उम्र थे उनको ले जाते थे। 10-15 आदमी, 20 आदमी मैं उनकी रैली में लेके जाता था। और फिर वो मैं स्टेज पे जाते ही वो बड़े खुश होते थे और मुझे इसलिए भेजते थे कि तू भीड़ में बढ़ के देख लोग क्या बात करते हैं। ऐसा बोलते थे आप? हाँ, ऐसा बोलते मेरे। हाँ, मेरे को आव भाव जो भी है मैं उनसे सीखा हूँ सारा, चौधरी साहब से। कोई भी रैली जलसा जुलूस हुआ तो मैं स्टेज पे उनके पैरों के हाथ लगा के बताता जी मैं 20 आदमी आए, 20 लड़के हैं स्टूडेंट। अच्छा, बताते थे आप? बताते। फिर अच्छा शाबाशी देते। फिर कहते तू जा भीड़ में पीछे खड़ा हो, वहाँ लोग क्या कहते हैं वो सुन के बताना। मेरे को बड़ी अपने आप में वो एक फील होता था भी तेरी ड्यूटी लगी है। तो मैं भीड़ में भेष बदल के बैठ जाता था, मैं बताता नहीं था किसी को उस परिवार। उस समय आप ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं थे, लोग परिवार के उस टाइम ये ना टीवी मीडिया इतना होता ही नहीं था। तो फिर मैंने वो समस्त हरियाणा देखा, जींद में हुआ। तो आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते थे या कोई खराब बात? नेगेटिव बात वो भी बता, उनको हकीकत बताता था। अच्छा, सुन भी लेते थे? सुन भी लेते थे मेरे से, जो अच्छी बातें भी सुनते थे, जो बुरी पब्लिक क्या कह रही है वो मैं उनको बता देता था। एक डाकिए का काम था। तो समस्त हरियाणा हुआ, बोले जा नीचे देख क्या लोग। तो मैं लोगों में घूमता रहा तो लोग चौधरी देवीलाल जिंदाबाद के अलावा और किसी का नारा भी नहीं लगा। और लोग चौधरी देवीलाल के भाषण के अलावा किसी का सुनते भी नहीं थे, वोटिंग कर देते थे लोग। तो वहाँ एक ही बात थी कि भी अब की बार इतने वोट डालेंगे चौधरी देवीलाल को ताकि जो 45-46 का आंकड़ा नहीं, इसको ऊपर तक पहुंचा देंगे। इतनी वोट डाल के उनको बहुमत दिया। 82 वाली टीस, 82 वाली टीस 87 में लोगों ने पूरी करी। तो मैंने सारी बात बोली से ये लोग कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि सही कह रहे हैं लोग, अब की बार सरकार बनेगी, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। और जो भजन लाल थे 86 के शुरुआती चीफ मिनिस्टर, जो भजन लाल को सेंटर में इन्वायरमेंट मिनिस्टर बना दिया। जो बंसीलाल जी उनकी 1 साल के लिए, बंसीलाल, हाँ 1 साल के लिए। तो जो बंसीलाल ने भिवानी रैली करी, उसमें थे 15,000 लोग। और वहाँ उन्होंने चौधरी देवीलाल को ललकारा। तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि जहाँ बंसीलाल जलसा करेगा उसी जगह मैं करूँगा। तो भिवानी जलसा रख दिया। उस जगह मुझे याद नहीं कौन सी जगह, बड़ी खुली मल पार्क की जगह, जो भी है। तो चौधरी देवीलाल ने वो रख दी। तो उस रैली में मैं एक ट्रक भर के लेके गया, बालकों का स्टूडेंट टाइप थे। और वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम पैदल उतर के उस भीड़ में गए। और लोग बात कर रहे थे कि भी मुझे पता था चौधरी देवीलाल मुझसे पूछेंगे जाती तो क्यों ने पहले ही CID लेके सारी भीड़ की, मैं ऊपर ही बता दूंगा। तो मैंने बात करी, लोग बोले बंसीलाल का जलसा बहुत छोटा रहा है, ये तो बंसीलाल जी के जलसे से 5 गुना बड़ा है। आम लोग बात करने लगे। तो मैंने ऊपर जाके स्टेज के उनके पैरों के हाथ कहा, मैं जी मैं रिपोर्ट ले आया। बोले क्या कहते हैं लोग? मैंने कहा जी बंसीलाल जी ने जो जलसा किया है ना, इससे 10 दिन पहले, उससे ये 5 गुना बड़ा जलसा बता रहे। क्या बता कौन बता? मैं जी जो नौजवान तो ये बात करते थे, बूढ़े अलग बात करते थे। जो आप कहते हो ना भी बूढ़े मर बच जाना, मैं तेरे को 100 रुपये महीने की पेंशन दूंगा, वो बात चल रही थी। हाँ, बहुत बात चलती। तो बुजुर्ग लोग अलग से डिस्कस करते थे, जवान बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब एक ही बात कर रहे थे
कि चौधरी देवीलाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब कितने बड़े थे उस समय? 86 अब लगा लो मेरा 69 का बर्थ है। ठीक ठाक थे मतलब। हाँ ठीक ठाक, मतलब मैं एक जो देवीलाल की जो भी न्यूज़ आती थी अखबारों में, उसको मैं कटिंग करता था उस न्यूज़ की। फिर जब भी वो गांव आते थे मैं उनको पढ़ाता था, मैं जी ये खबर आपकी है। वो बड़े खुश होते थे, मेरे से लगाव भी करने लगे। फिर जो देवीलाल ने ये कहा भी अब तू मेरे साथ परमानेंट रहेगा। अच्छा। मैं चोर साहब की गाड़ी में चलाता था, ड्राइवर का काम, गनमैन का काम और बुनियादी वाला काम भी मैं करता था। तो उसके बाद में मैं परमानेंट साथ रहने लग गया। करते करते वो न्याय युद्ध ऐसा चला, तूफान आ गया। तूफान हो गया। तो उसमें टिकटें बंटी, उस चीज़ में मैं नहीं जाऊंगा किसकी कटी या किसको टिकट मिली, और वो हो गया। तो उस टाइम हेमरती नंदन बहुगुणा थे। टिकटें बांटने में तब ओम मैं- प्रकाश जी मैं- का ज्यादा है नहीं, कि मैं उसमें? आपको सारी बताता हूँ। उस टाइम सिंबल का चक्कर आ गया। हाँ। एक लोकदल बहुगुणा बन गया, एक लोकदल अजीत बन गया। अजीत बन गया। जो अजीत सिंह जो देवीलाल जी से दूर हो चुके थे। दूर हो चुके, टूट गई पार्टी। हम्म। उसके बाद में बहुगुणा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये इसमें कर्पूरी ठाकुर ये सब लोग अलग थे, जो देवीलाल और ये एक अलग टाइप की पार्टी बनी। सिंबल की लड़ाई हुई। जो देवीलाल इस पार्टी ने ये मांगा भी सिंबल हमारे को बैलों की जोड़ी मिलनी चाहिए। अच्छा। तो अजीत सिंह जी की पार्टी को मान्यता नहीं मिली। इस जो लोकदल बहुगुणा थी इसको परमानेंट मान्यता मिल गई, और वो सिंबल मिल गया। सिंबल भी मिल गया, बैलों की जोड़ी। अब बैलों की जोड़ी और टिकट शुरुआत होती है जी। बहुगुणा जी ने ये कहा कि लोग गए उनके पास टिकटों के लिए, कर्पूरी जी ठाकुर से भी अप्रोच कराई, तो उन्होंने हाथ जोड़ के लोगों से कहा कि भाई आप टिकट की बात कर रहे हो, मैं खुद जाके मांगू तो मेरी टिकट नहीं है वहाँ। सब कुछ उन्होंने फ्री हैंड। देवीलाल जी कर रहे हैं। जो हरियाणा में जो भी डिसीजन है, बहुगुणा जी ने जींद एक कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। बहुगुणा जी ने, कर्पूरी ठाकुर ने स्टेज पे ये कहा कि हमारे पास टिकटों के लिए मत आना, जितने भी कार्यकर्ता बैठे हो जी, जो कुछ करना है तो देवीलाल जी ने फैसला करना है। हमारे पास अगर टिकटों के लिए आप चंडीगढ़ आओगे, सॉरी दिल्ली आओगे या मेरे से मिलोगे, तो वो टाइम खराब करने वाली बात है। वो सारी टिकटें जो देवीलाल जी ने बांटी। देखो चौटाला साहब का भी था, पर ये हाँ, अपने जो रणजीत जी हैं इनका भी था। हाँ इनका भी था। उस टाइम तो ग्रुप बन गए थे ना, ग्रुप बन गए थे। तो रणजीत सिंह को रोड़ी से तो देवीलाल ने टिकट काट दी, बोले नहीं दूंगा परिवार में। और वो टिकट जो देवीलाल के बड़े भाई चौधरी साहब राम जी से, उनकी अप्रोच से टिकट दी। अच्छा। उनको जो साहब राम को जो रणजीत सिंह ने उनको ब्रीफ करके सारी उनसे सेटिंग कर ली, बिताओ जी मेरा भी ये करवाओ टिकट, मेरे को तो आपके कहने से टिकट मिलेगी। तो रणजीत सिंह ने अलग भी बहुत ट्राई कर ली, तो देवीलाल ने मना कर दिया। अच्छा, मैं नहीं दूंगा। हाँ नहीं दूंगा रणजीत सिंह को। तो बोले जी बड़ी मेहनत करिए, बोले मेहनत सारा हरियाणा ही करने लग रहे, इसकी अकेली कोई मेहनत नहीं चलेगी। तो फिर चोर साहब को कह के टिकट दिला देते हैं जो रणजीत सिंह को, और चोर साहब राम अपनी बेटी के पास करनाल चले जाते हैं। करनाल उनकी डेथ हो जाती है चलते इलेक्शन। टिकट दिला। हाँ टिकट दिलाने के बाद में, और इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो गया था। तो 87 वाला राज तो वो देख ही नहीं पाए। नहीं देख पाए, उनकी डेथ होगी। और हम उस टाइम हरियाणा भवन में दिल्ली रुके हुए थे। तो चोर साहब को पता लगा जैसे ही कि बड़े भाई की डेथ होगी, तो फिर सारे प्रोग्राम कैंसिल करके उनके संस्कार पर आए। भाई के बड़े रोए चो देवीलाल, आंखों में पानी आ गया उनके। मैंने कभी आंखों में पानी नहीं देखा उस आदमी के। अच्छा, रोते नहीं थे आमतौर पर? बिल्कुल ही नहीं, आंखों में पानी मैंने नहीं देखा। पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में उनकी आंखों में पानी देखा, अभी मेरा भाई नहीं रहा। और फिर चोर साहब जाते जाते सारे जलसे करके चले जाते हैं। हर हलके में डबवाली से शुरू किया, फिर रोड़ी हल्का आ गया। लोगों ने एक दिन में जो देवीलाल को चंदा, एक वोट एक नारा था, एक वोट एक भी नोट। दो, एक नोट भी दो। 10 लाख से कम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंदा नहीं, उससे ज्यादा दिया लोगों ने। उसमें 10 लाख बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम थी। जो देवीलाल ने वो सारे के सारे ही रुपये, जो कैंडिडेट होता था उनको कहते वो दे दिया करते। हाँ कमेटी बनाओ। आज तक मैंने मेरी जिंदगी में चो देवीलाल को माड़ा घर लाते हुए नहीं देखा। हालांकि उनकी माड़ा वगैरह मैं ही रखता था। अच्छा, बांट देते थे वो? बांटते थे वहीं स्टेज पर ही, मतलब किसी प्रकार मोह नहीं रखते थे पैसे से? पैसे से जो देवीलाल को एक एलर्जी समझ लो नोटों से। अच्छा जी। हाँ कभी हाथ नहीं लगाते पैसे के।
जैसे माला डली 10 लाख की, जैसे मनीराम जी को लड़ाई मेरे गांव के ही है, एमएलए की टिकट दी, तो मनीराम जी का इलेक्शन शुरू चुटाला गांव से करते करते इतना पैसा आ गया कि 10 लाख से ऊपर था। तो वो बुला के उनको स्टेज पर कि कहाँ है मनीराम जो कैंडिडेट है यहाँ से, बोले जी मैं खड़ा, बोले पैसे लो भाई। और सारे कार्यकर्ता जो मेन होते थे उनको बुला के कहते थे जाओ इलेक्शन लड़ो, और लोगों को 1 नोट और 1 वोट का और भी कहना, कोई कमी रह जाएगी पैसे की पूरे कर देंगे लोग। और फिर रोड इधर सब जगह जाते जाते इतना पैसा आता था। फिर तो देवीलाल ने एक स्टेटमेंट दी जलसों में, भाषण में अक्सर कहा करते, कह रहे मेरी तो टाटा बिरला से भी ज़्यादा आमदनी है, अच्छा, मुझे लोग लाखों रुपए देते हैं, और कभी नहीं कोई कहता ना लपेट के कुछ चंदा देना, नहीं, ओपन दो मुझे स्टेज पर। वो पैसा स्टेज पे आता था, स्टेज से ही वो माला सारी इकट्ठी करके मेरे हाथ में आती थी। फिर चो साहब कहते ये सारी इन्हीं को दे दे, कौन है कैंडिडेट। इतनी भीड़ होती थी कि आम आदमी मिल ही नहीं पाते थे, कैंडिडेट का भी भाषण लोग रुका देते थे, बोले बिठा दो, सिर्फ चौधरी वन मैन शो। मतलब 87 की जो लहर थी केवल वो इकलौते नायक थे सिर्फ उसके। अकेले, और वो पैसा बांटते चले गए। और फिर देखो जो देवीलाल इतने क्या हुआ कि अजीत सिंह और कुंभाराम जी आ रही है रोहतक मेना रेस्टोरेंट में रुके हुए थे। अच्छा, और जो देवीलाल ने अपने मेम हल्के में एक रोड शो के लिए जा रहे थे लास्ट टाइम से पहले, थोड़ा 1-2 दिन फिर प्रचार बंद होना था। चलते चलते तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी चौधरी साहब की, गला बैठ गया, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होगा। तो बोले वापस टर्न करो, विजय रथ था, टर्न करके हम रोहतक मेना रेस्टोरेंट में। उस टाइम मेना रेस्टोरेंट से चौधरी अजीत सिंह और कुंभाराम आर्य जी आ रहे थे बाहर, चौधरी साहब एंट्री करते। कुंभाराम जी ने हाथ मिलाने की कोशिश करी, उनसे हाथ मिलाया ना, अजीत सिंह ने नमस्ते नहीं करी, पर उन्होंने हाथ झटक दिया यूं कुंभाराम का। वो वहाँ इसलिए थे कि चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी गायत्री जी, चुनाव लड़ा। वो रोहतक से डॉक्टर हरद्वारी लाल के मुकाबले भी इलेक्शन लड़ी थी, हाँ, और उनको बहुत बुरी थम्पिंग मेजोरिटी से हराया हम्म। गायत्री देवी जी इसको, इनकी धर्मपत्नी को। फिर वहाँ से चौधरी साहब की तबीयत और ख़राब हो जाती है। फिर हम देखते हैं दिल्ली एक डॉक्टर थे जेके जैन, जो बीजेपी के थे, उनको बाद में राज्यसभा में लेके आए, अच्छा, उनके हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। हाँ, तो वहाँ ज़्यादा तबीयत खराब थी, अब किसको कहें क्या करें। मैं तो उस टाइम इतने वो हाव भाव ही नहीं जानता। मैं उनका गनमैन था, उनके नाम एक लाइसेंस की थी 30 कार्बाइन की राइफल, वो मैं रखता था मेरे पास। अच्छा, आप भर्ती करा दिए थे नहीं, उन्होंने? उस टाइम भर्ती नहीं हुआ ना, भर्ती अभी नहीं सरकार नहीं बनी ना। अच्छा, उनकी राइफल आप रखते थे? जो देवीलाल जी की राइफल थी वो मैं मेरे हाथ में रखता था। हाँ। तो वहाँ हो गया, तो अब गिनती शुरू होगी। तो सबको कुछ पता नहीं था, अभी कोई टीवी भी है मेरे सामने, वो लेटे हुए थे, तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उनके पैर दबा देता था, ज्यादा भीड़ सी होती थी, मैं गेट के ऊपर खड़ा हुआ, मैं किसी को नहीं मिलने दूंगा। डॉक्टर ने भी कहा आप किसी से मत मिलने देना। और मेरे ख्याल में 17 जून को, पता नहीं जिस दिन वोटिंग की शुरुआत हुई, तो एकदम जैसे रेडियो से सुन रहे थे, जो देवीलाल 10 स्थानों पर आगे, लोक दल 15 पर आगे। अच्छा, तब रेडियो ही थे? रेडियो थे, मैं आराम से बैठ जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत। तो वो रेडियो पे न्यूज़ आने लगी, मेरे को बड़ी मतलब खुशी हुई। मैंने कहा चौधरी साहब को बताऊँ जाऊँ, वो बोले ना, आंखें मीच करके सोए हुए थे। और जी कोई 3-4 घंटे के बाद में डीजीपी भी, चीफ सेक्रेटरी भी, IAS IPS अफसरों का झुंड खड़ा हो गया चारों तरफ, वहाँ गाड़ियाँ लगी। मैं देख के चकित हैरान हो रह गए। गया। हाँ, तो एक कोई आए IPS अफसर थे, बोले मैं SP सिक्योरिटी हूँ, कि अब ये ड्यूटी हमारी है, आप बताओ चौधरी साहब से क्या मिलने जुलने कोई। मैं कहा जी अभी किसी से नहीं मिलना है, वो मिलेंगे नहीं, आप अंदर नहीं। मैंने काफला कुफला दे के मैं तो दंग रह गया। और टेलीविजन, इसमें रेडियो में ये भी हो गया कि अगले मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल होंगे, लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों ने कहा, जो सूत्र होते हैं पत्रकारों के, वो चलने लगी न्यूज। और सारा इलेक्शन की फंडिंग चौधरी देवीलाल ने ओपन करके 50,000 रुपये बच गए। जैसे 40 सीटों पर डिक्लेयर हुआ, ये हो गया भी चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैंने जी बंगाली मार्केट से 50,000 के लड्डू ले आके बंटवा दिए। अच्छा, पैसा हमारे पास भी नहीं। उसके बाद में चौटाला साहब आते हैं सबसे पहले, हाँ, जैन हॉस्पिटल में, जेके जैन के। वो कुछ शरारत थी जेके जैन की। अच्छा, वो था कि भी चौधरी देवीलाल स्वस्थ हो गए, यहीं से ओथ ले मेरे हॉस्पिटल से। अच्छा,
ये सीएम की मर्जी है, वो कहीं भी हो कहीं भी ले सकता है जी, जो चौबे बंसीलाल ने दिल्ली में ली थी। हाँ, दिल्ली में ली थी। हम्म, तो क्या हुआ था कि इस गेम का चौटाला साहब को पता लगा, चौटाला साहब ने उसी टाइम एम्बुलेंस अलग से मंगवा के, और पंत हॉस्पिटल है वहाँ जगह एडमिट करवा दिया। और वहाँ मेरे याद है वो डॉक्टर खलीलुल्लाह थे जो डायरेक्टर थे, हैं, उन्होंने फिर इलाज किया। चो साहब ठीक हुए 2-3 रोज के बाद में, फिर उन्होंने मुबारकबादी दी, आप तो अगले चीफ मिनिस्टर हो। बोले अभी ओत तो नहीं ली, और वो ठीक ठाक हो गए। उनको एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया। हैं, मैं वहीं साथ थी। फिर तो देखो, जो साहब को ने पूछा डॉक्टर से भी, मैं लोगों से मिल सकता हूँ? बोले जी आप मिलिए आप लोगों से। तो उनको वो कपड़े पहना दिए और बेड पर ही उसको स्टैंड से थोड़ा करा करके, आधे लेटे हुए आधे यूँ बैठे हुए, ऐसे होता है यूँ बेड पे। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिशियन, स्वाभाविक। टाइम ही नहीं था किसी के पास, इतनी भीड़ होगी बहुगुना। और ये सब लोग आ गए, यानी जेल सिंह आए, जो भजन लाल भी मिलने के लिए आए। अच्छा, और फिर जो मेले टिकट जो जीत के आ रहे थे ना, बंसीलाल जी नहीं आए ना चौबंसी लाल नहीं आए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक मैसेज दे दिया पार्टी की तरफ से, विधायक दल की मीटिंग होगी हरियाणा भवन में, हाँ, डेट डिक्लेयर कर दी। और जीते हुए एमएलए कोई सब हजूम का हजूम हो गया उस 85 तो एमएलए ही थे। हाँ। तो फिर वो बहुगुणा जी आते हैं, यानी जेल सिंह, एनटीआर, रामकृष्ण हेगड़े, ये सब लोग मिलके जा रहे हैं। फिर बहुगुणा जी आते हैं, और बहुगुणा जी ने चोर साहब से पूछा, चोर साहब वो के कब ले रहे हो आप? हाँ, मजाक के लिए। बोले पहले मैं गवर्नर के पीछे भागता था, अब गवर्नर को ही भागने दो मेरे पीछे। और वो विधायक दल की मीटिंग हुई, उसमें लीडर इलेक्ट की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी थी। हाँ, तो उसमें ड्यूटी लगी शरद यादव की, दिन की चौटाला साहब भी वहीं थे। और इनको एक बहुमत से इकट्ठा ही कह दिया चो देवीलाल लीडर इलेक्ट हो गए। फिर गवर्नर की चिट्ठी आने लगी। उस टाइम चो देवीलाल को खड़े होने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी। अच्छा, बोले मतलब मैं 2 ठीक दिन नहीं था। हाँ आराम करूंगा। तो ये डॉक्टर एडवाइस पर चले। फिर ओथ कहाँ हुई? हरियाणा भवन के अंदर हुई। इतनी भीड़, इतना भीड़ भड़ाका, और इतना मार के पब्लिक हो गई कि फिर वो जो स्टेज था जहाँ ओथ लेनी थी, वो स्टेज ही अस्त व्यस्त हो गया। अच्छा, गुलदस्ते गुलदस्ते सब उड़ा दिए लोगों ने। फिर लास्ट में हरियाणा भवन में एक तो होता है गवर्नर सूट, एक होता है सीएम सूट। हाँ, हाँ, तो गवर्नर सूट में जाके चोर साहब को पूरे घेरे से ले जाके अंदर तिराई, अंदर दिलानी पड़ी। अंदर रूम के अंदर। हाँ, जो देवीलाल उस चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि आप उस भीड़ को कैसे करोगे। लोगों में उत्साह था। फिर 5 मिनिस्टर बना दिए उन्होंने साथ अपने कैबिनेट के। शपथ लेके फिर आते हैं हॉस्पिटल में। फिर ये जो 5 उनके नारे थे, उसी दिन से लिख के कह हाँ, दिया। एक तो वो बुढ़ापा पेंशन बुढ़ापा थी। पेंशन, बिजली पानी का जो भी सिस्टम थे, 5 नारे थे, 5 वहीं कर दिया। फिर दैनिक ट्रिब्यून में ताऊ बोने में आए कि तो 5 दिन में ही कर दिए, बाकी 5 साल की करेगा। हाँ, तो सब वो बड़े सुनते थे इसे। अच्छा, फिर उसके बाद में अखबार को रोजाना पढ़ना। हाँ, रोजाना मेरा ड्यूटी होती थी उस टाइम, मैं पढ़ाता था सारे अखबार, अच्छा, चाहे पक्ष की न्यूज़ है और चाहे खिलाफ न्यूज़ है, वो पढ़वाते थे मुझे। जैसे बिठा लिया अखबार पढ़ता हूँ। तो उसके बाद में मैंने यही सोचा भी तो सारा सरकारी सिस्टम हो गया, फिर मेरी क्या ड्यूटी रहेगी। हाँ। मुझे कुछ पता ही नहीं। साथ आप फिर भी। हाँ, फिर भी मैं साथ। हाँ, अलग से गेटों पर पुलिस खड़ी कर दी, सारे उनके सिक्योरिटी, वो एक उनकी राइफल वाला में ही था, जो उनकी निजी राइफल थी। उसके बाद में चोर साहब मुझे बुलाते हैं कि तू यूं कर, ये मेरा काफिला लेके मोरनी हिल पहुंच जा। अच्छा, जो सीएम की गाड़ियाँ होती है। हाँ, और उन्होंने वो थूत लेके पूरा रेस्ट करके मेरे को एक दिन पहले कहा कि जा मोरनी हिल रुकना है मैंने, तू ये गाड़ियाँ ले जा सारी। सीएम की जितनी गाड़ियाँ थी काफिला, मैं मोरनी हिल लेके चला जाता हूँ। अगले दिन चो देवीलाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आते हैं, एयरपोर्ट से सीधा ही मोरनी हिल आते हैं। अच्छा, उनको मोरनी हिल से खास बहुत लगाव था क्या? वो एक ग्रीन कारण है, बस एक अलग ही थे, पेड़ पौधों की वजह से। हाँ, पेड़ पौधों की हरियाली को बढ़ा दे। फिर उन्होंने रेस्ट भी करना था। वहाँ पहुँच गए जी, वहाँ भी बहुत पब्लिक। तो चो देवीलाल ने ये कहा भी जो सीनियर वर्कर है वो ही आए, और एमएलए वगैरह, मिनिस्टर या आईएएस आईपीएस अफसर है वो मिल सकते। फिर उन्होंने अपनी सरकार का ढांचा वहाँ से तैयार किया। अच्छा, आईएएस आईपीएस अफसर किसको रखना है, नहीं रखना, सारा सिस्टम कर लिया। मेरा नंबर फिर भी मेरे ये होगा भी मैं
ओथ लेने। फिर मेरे को कहा जा घर देख, क्या मेरा जो शावर वगैरह है वो सारे सेट करो। मेरे को पता होता था चोर साहब का जो वॉश बेसिन वगैरह वो हाइट वाले बनवाता था। हाँ, तो ऊंचे थे वो। हाँ, तो मैं जाके देखिए कोठी पर नेम प्लेट लगी चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हरियाणा। मैंने जाके सारा, मैं आधा घंटा रहा वहाँ कोठी में। मैंने आके चौर साहब को बता दी। बोले उसमें जाएंगे? मैं हाँ जी उसमें जाना होगा। तो फिर कहने लगे कि एक बार है मैं 5-7 रोज यहीं रुकूंगा। हालांकि मुख्यमंत्री तो पहले भी रह चुके थे। हाँ, पहले भी रह चुके हैं। उसके बाद में परिवार पहुंच गया, सब हम पहुंच गए। तो एक बात का मुझे बड़ा दर्द हुआ कि एक जनसत्ता अखबार में फोटो छपी परिवार के लोगों के साथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के साथ खड़े बागी बेटे के बेटे रवि जितेंद्र, मेरी दोनों बहनों का नाम। वो मेरे बड़ी टीस थी। बागी मेरे अच्छा, फादर तब तक प्रताप सिंह जी अपने पिताजी से अलग हो चुके थे? हाँ अलग थे, खिलाफ थे वो। अच्छा, उस 87 के चुनाव से पहले मतलब हाँ, वो खिलाफत में हाँ, चले गए थे। खिलाफत में चले गए। तो मेरे को बड़ा वो दर्द हुआ कि मेरे ये क्यों छापी है। मेरे को बड़ा तो उसमें दर्द हुआ। तो फिर मैंने चोर साहब को बताई सारी बात। तो चोर साहब ने मेरे को कुछ नहीं कहा, अपने बेटे के खिलाफ थे वो। तो उन्होंने बहुत कुछ मेरे को कहा कि देख वो मेरे खिलाफ घूम रहा है, ये मेरे साथ पूरा हरियाणा है। तो उनको पता था भी वो अलग टाइप का आदमी है। मैं तो वही प्यार जो पहले था उससे ज्यादा बल्कि प्यार, मेरा प्यार जिंदाबाद चौधरी देवीलाल। तो आपके पिताजी ने भी कभी ये नहीं कहा कि मेरे मत घूमो? हाँ नहीं, मैं मानने वाला आदमी हूँ। मैं दबाव में तो किसी की नहीं आता। मैं छोटा था, मैं कट मरूं, लेकिन जो देवीलाल को कैसे छोड़ दूं। मेरा उनके प्रति एक अटूट भी, मेरे जो कुछ थे माँ बाप कोई सृष्टि मेरे लिए चौधरी देवीलाल थे। हाँ। तो उसके बाद में चलो जी वो वेबसाइट ठीक कर लेते हैं, सारा सिस्टम चलता है। तो फिर हम दिल्ली जाते हैं, हरियाणा भवन में रुकते हैं। मुझे कुछ नहीं बताया, साथ रखना मुझे। बोले प्रताप को लाओ। मेरे को तो पता ही नहीं कहाँ बैठे हैं। बोला वो वेस्टर्न कोर्ट में है, जहाँ मेरे वाली कार नहीं कहते, मोटर को ले जाओ। अच्छा। मैं सीम वाली गाड़ी लेके गया। जाके मैंने ड्राइवर उनको स्टाफ को कहा मैं चलो भाई चोर साहब ने कहा है। तो उनको भी ये पता था भी ये परिवार के हैं। मैं मेरे फादर के पास गया तो वो आने से मना कर दिया। मैंने कहा आपको चलना पड़ेगा, हर हालत में जाना होगा आपको। वो आते हैं, मैं उनकी मुलाकात करवा देता हूँ। और मुलाकात कराने के बाद में बाहर आके वो सबर मेरे फादर के वैसे ही रहे। कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं। बड़ी दिक्कत मैं महसूस कर रहा था क्योंकि अखबारों में छपती थी। आपको फील होता था क्योंकि बचपन था हमारा भी, हम भी तो जवान थे उस समय, इमोशनल थे। उसके बाद में फिर चोर साहब ने मेरे को बता दिया चंडीगढ़ के, उसको बोला मैं चेयरमैन बना दूंगा। अच्छा, तो इसका जमानबंद करनी है। मेरे को ये कहा जो हाँ मुंह पर कहते थे। उन चोर साहब को ये पता था भी ये मेरा भगत है। तो मैं पिताजी की जमानबंद कर, हाँ मैंने बंद करनी है। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है। मैं पता नहीं कहाँ से वो मेरे को मिले, चंडीगढ़ वगैरह, मेरी मदर, हम सारे आ गए। तो पहले मेरे को बता दिया चोर साहब ने, बोले इसको चेयरमैन बनाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा जी आपको तो चोर साहब को पद देना चाहते हैं कि चल। फिर हमने सभी ने कहा भी आप अगर यूँ खिलाफ रहते हो तो ठीक है, फिर हम तो आपके खिलाफ अखबारों में भी आएंगे। मैंने स्टेटमेंट दिया, परवाना पत्रकार था। बोले मेरा तो प्रताप सिंह से संबंधी नहीं है, मैं तो देवीलाल का भगत हूँ, इनके साथी हूँ, हमारे वोट भी है। MJ अकबर ने 86 में सवाल पूछा था कि चौधरी साहब आपका बेटा ही आपके खिलाफ है। तो चौधरी देवीलाल ने क्या कहा, बोले वो बेटा खिलाफ है, उसके बेटे मेरे साथ है। ये उसकी 2 बेटी खड़ी है, फार्म हाउस पर इंटरव्यू था। बोले ये 2 बेटे, इनसे पूछो किसके साथ हो। उन्होंने पूछा किनके साथ हो। मैं कहा चौधरी साहब के साथ है। तो उसका तो एक वोट है घर में, इनके वोट तो सारे। तो बड़ा मतलब वो अजीब सा हुआ। फिर उनको करा के सेट मैंने वो तो मान गए, मतलब मान गए। तो उसके बाद नहीं बोले खिलाफ? नहीं बोले। फिर कहने लगे मैं कल तक तो खिलाफत करता, मैं कोई बात नहीं, जो सिस्टम है ठीक होने दो। इत्तेफाक से क्या है, मेरे चाचा रणजीत सिंह का बेटा संदीप, उसके एक्सीडेंट में डेथ। अच्छा, वो बेचारा छोटी उम्र का लड़का था, 15 साल का। अच्छा, उसी दौरान ही डेथ हुई? हाँ उसी दौरान। चंडीगढ़ हम CM हाउस में शिफ्ट कर गए थे, 1-1.5 महीना हुआ हमें। तो एक्सीडेंट में पता लगा, तो बड़ा दुखदायी माहौल था। फिर हम चुटाला गांव आ गए चोर साहब, यहीं संस्कार वगैरह हुए। चोर साहब को बड़ी वो मतलब सेटबैक लगा, पहले भाई का, फिर पोते का, जवान पोता किसी का जाए।
तो फिर उसके बाद में मेरे फादर को मैंने चंडीगढ़ में स्टेट गेस्ट हाउस में रुक दिया। मैं हरियाणा भवन में रुका दिया तो कोई और फिर कोई पूछ पत्रकार बुला देंगे। हाँ। तो मैंने उनका रूम वगैरह वहाँ अरेस्ट कर दिया। मेरे को चोर साहब के लिए वो कहाँ है, मैंने कहा जी मैं रोक रखे हैं, तो बुला। फिर उन्होंने बता दिया मैं तो इस कारपोरेशन का चेयरमैन बनाते तो इसका बनाओ। मैंने कहा जी ये थे, बोले बना दे। उन्होंने उसी टाइम पता नहीं किसको पीए को फ़ोन करके कहा इसको बनाओ प्रताप सिंह का। वो नोटिफिकेशन हो गया, वो सही हो चेयरमैन बन गई, वो तो हाथ में थी। हाँ। बोलना ही था। और देवलाल ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया कि प्रताप सिंह को चेयरमैन बना दिया आपने, कि ये मुंह बंद किया है मैंने। वो कह देते थे। और फिर दिल्ली चले गए हम। दिल्ली हरियाणा भवन में रुके, सरकार को कोई 2-3 महीने हो गए होंगे। फिर मेरा कह दिया, कह रहे तू घर मत जाना, तेरे को मैं मेरा गनमैन रखूंगा। अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है। वहाँ डीजीपी को इनको फ़ोन कर दिया, चीफ सेक्रेटरी को भी, वो मेरा रवि है पोता, उसको बनाना है मैंने कुछ। क्या ठीक है सर, कर देंगे। फिर मैं आ गया चंडीगढ़। मैं बड़ी उत्सुकता से भी मेरे को कब गन देंगे और देंगे, लेकिन पुलिस का प्रोसीजर है कि गन वो यूँ नहीं देते बिना ट्रेनिंग के। मैं तो सब जी बंदूक तो ये मेरे को ना कार्बाइन दे रहे ना पिस्टल कुछ नहीं। क्या नहीं ये तो ट्रेनिंग के बाद में मिलेगा। अच्छा। मेरे को और 2 लोग थे पुलिस में, उन्होंने कहा जी ये तो 8-9 महीने की ट्रेनिंग, मैं जो 8-9 महीने में ट्रेनिंग करूँगा। बोले करनी। फिर मेरे को नाडा साहब ट्रेनिंग सेंटर है कमांडोज का, वहाँ मैंने 3 महीने शरीर को त्रासा टिका के। अरे मतलब पहली मेहनत जीवन की। पहली जीवन की मेहनत भी इतनी मेहनत करी कि मैं सीएम हाउस से दौड़ लगा के 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, डेली जाना सुबह और वहाँ से पैदल ही भाग के आना। सही वाली ट्रेनिंग लिया सही मंकी रो चुनना कमांडो को सारी कर करा के मैंने कहा जी लो मैंने ट्रेनिंग कर ली। फिर मेरे जो साहब बोले कि जी कमांडो तो ईंट भी तोड़ देते हैं ना। मैं जी तोड़ते हैं। जो साहब सीएम हाउस में जो साहब ने एक लिफ्ट बनानी शुरू करवा दी। वहाँ रघुवीर काद्यान, वीरेंद्र सिंह जी नारनौद के थे मिनिस्टर, वो ये भी मिनिस्टर, एक मांगेराम लंबरदार बहादुरगढ़ से, मेरे 3 बैठे थे। बोले ला दिखा तू ईंट तोड़ देगा। मैंने जी वहाँ ईंट लाया, धड़ाधड़ मार के 3 ईंटें तोड़ दी। अच्छा। हाँ उसी टाइम इतना मजबूत हो गए थे आप? हाँ इतना मजबूत। मैंने वहीं उनके सामने, अब वो भूल जाएंगे या नहीं कहेंगे वो अलग बात है, मैंने उनके सामने धड़ाधड़ 3 ईंट तोड़ी। मुझे मेरी सब ने पीठ थपथपाई। चौर साहब कहने लगे पिल्ली तो नहीं है क्या? फिर तो वीरेंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा, बोले सीएम हाउस में पिल्ली ईंट लग गई क्या? फिर बोले अभी ठीक है इसको असले उसले दो। फिर अफसरों ने कंडीशन लगा दी कि वेपन कोर्स नहीं हुआ जी इसका। अच्छा जी। तो मैं जी वेपन कोर्स की ये बात करते हैं तो वेपन तो आपड़ा में ही लेके घूमता था। क्या नहीं भैया कर ले, प्रोसेस कर ले। प्रोसेस। हाँ फिर मैं गया जी, मैं असली सारे जानता था, वैसे मैं ट्रेड था, हमारे सबके लाइसेंस होते थे परिवार में थे असली? हाँ सबके असली थे, सबके लाइसेंस थे। मैंने जी सारा 9mm का पिस्टल, SLR, ALR, कार्बाइन, सब थॉमसन मशीन गन, 38 बोर के रिवाल्वर, पिस्टल, सब धड़ाधड़। मेरा निशाना बढ़िया था। शौक भी रहा होगा? हाँ शौक भी होता था। फिर अपने पीए को साथ भेजा और वहाँ से मेरी रिपोर्ट ली, मेरा रिजल्ट आया। मेरे 10 में से 9 नंबर देते थे मुझे वो, मेहनत के। मेरे को हक नहीं मारना है। मैंने हक दे के वो सारी दिखाई तो सबको। फिर पीए से पूछा क्या है, बोले जी बिल्कुल फिट है। उसके बाद में फिर मैं परमानेंट चौर साहब का सरकारी गनमैन बन गया। और फिर ये कहा ना तेरे को तनख्वाह लेनी ना कुछ। मैं जी बिल्कुल किसी चीज़ की तनख्वाह भी नहीं लेनी? तनख्वाह भी नहीं, 1 टोकन रुपया। 1 रुपये लेते थे? हाँ 1 रुपया। अच्छा। टोकन में। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद में अखबारों में एक भयंकर फ्लड्स आ गया मेरी खबरों का। कोई नेशनल मीडिया में, स्टेट मीडिया में, सब एक चर्चा चल गई कि अपने पोते को भी रख लिया साथ। अच्छा। तो वो मैं ड्यूटी सही करता चौर साहब के, उनको दवाई देना, उनका खाना ऊपर। ऐसी खबरें कोई चलवाता होगा उनके खिलाफ? नहीं वो तो एक मैटर तो बन ही जाता है ना सीएम। उनके उसके ऊपर ये आरोप लगते थे कि इन्होंने अपने परिवार को बहुत सारे पद दिए। नहीं वो ज़्यादा जो मेहनत कर रहे थे उनको देना ही था। फिर वो चौर साहब कहते थे, फिर मेरे कुछ लोग खिलाफ होते भी, ये इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गया? मैं तो खाना बन गया। और सीएम से तो लोग मिलने के लिए 10-10 दिन इंतजार करते। आप साथ रहते थे? मैं 24 घंटे साथ, जो कुछ हो मैं साथ। फिर उनकी कटिंग वगैरह अखबारों में, मतलब मैं एक स्टपनी की तरह हो गया कि भी उनके जूते पुराने जराब रखनी, उनको हर तरीके से मैं ही
वो करने लग गया, दवाई देनी, खाने का सिस्टम देखना और करना। तो मैं परमानेंट, उन्होंने कह दिया अभी अब तेने घर नहीं जाना है, तेने यहीं रहना है। मैं हो गया। फिर मुझे किसी एक बड़े आईपीएस, सीनियर आईपीएस अफसर ने मुझे बुला लिया वहाँ अपने दफ्तर में। उनका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। अब भी हैं वो, मतलब? हाँ। तो उन्होंने कहा भी रवि ठीक है, तो चोर साहब के साथ रह रहे, ये है हमारी सरकार, और आप हो इनके गनमैन और पोते भी हो, कुछ हो गया तो जिम्मेवारी आपकी है। ये बचपने वाली ड्यूटी नहीं करनी है, ये हमारी सरकार है, आप सरकार के कर्मचारी, आप सरकार के कर्मचारी, उसी तरीके से रहना होगा। आप अलग से अपने दादा से कोई बात करो और करो, बाहर आपने पूरा डिसिप्लिन दिखा। मैं जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ में एग्री हूँ। मैंने पूरे डिसिप्लिन से, फिर क्या हुआ, जो देवीलाल ने जनता दल का कर दिया ऐलान कि मैं एक सभी अपोजिशन को इकट्ठा करके जनता दल की तरफ ये शुरुआत होगी। तो दिल्ली जाते थे एनटी रामाराव, हेगड़े, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह, वीपी सिंह, लालू, नीतीश और आपके अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, जितने भी धुरंधर थे उस टाइम के, उनको सबको मिला के, लेकिन बीजेपी ने कह दी। तो देवलाल तो चाहते थे आप जनता दल में आ जाओ सारे, और कामरेडों के ज्योति बसु, एम करुणानिधि, सब मुझे जानते थे बाई नेम बाई फेस। और फिर ये जनता दल का जो साहब ने, जनसंघ ने तो मना कर दिया भी हम साथ नहीं आएंगे, साथ मर्ज नहीं नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कॉमरेडों ने कह दिया भी हम हमारी पार्टी का वो कंप्रोमाइज उसमें शामिल नहीं होंगे, हम सपोर्ट करेंगे बाहर से आपको, ना हम सत्ता में आएंगे, ना हमारी पार्टियों को डिसॉल्व करेंगे। आपको समर्थन देते हैं। हाँ, ये चाहते थे भी एक ही सिंबल हो जाए कांग्रेस के खिलाफ। तो वो और लोग, दो पार्टियां सहमत नहीं हुई, और चो साहब ने धीरे धीरे कर करके उसको पता नहीं कैसे एक तकड़ी में लाके मेंढक तोड़ने के बराबर था वो काम चौधरी साहब ने किया। फिर एक चंद्रशेखर जी के कई में, चिमन भाई पटेल, शरद पवार, इनकी बातों से ऐसा लगता है वो सहमत नहीं थे वीपी सिंह से। अच्छा। लेकिन जो देवीलाल पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, हम गुजरात जाएं तो बहुत तगड़ा जलसा, महाराष्ट्र। वीपी सिंह ने जो देवीलाल का भरोसा कैसे जीता, वो मैं बताता हूँ ना आपका, कि जो देवीलाल ने यही कहा शुरू में कि मैं वीपी सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो साहब ने सारी पार्टियां इसको जनता दल बना दिया, अपने आप उनको प्रधान घोषित कर दिया, खुद को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बन गया, सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड ही बनाए थे, कागजों में नहीं आया था उस टाइम। उन्होंने सारा अपने आप ही घोषणा कर दी, बोले ये स्टेटों के प्रेसिडेंट बनेंगे, ये फलाना सिस्टम, वो रिलीज कर दी प्रेस में, वो छप गया जी। फिर चो साहब ने पूरे भारत के अंदर सब जगह जलसे करे, कैंपेनिंग की। हाँ, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जैसे गुजरात वगैरह, वहाँ भी चो साहब को लोग आते थे। हाँ बिल्कुल, देवीलाल किंग थे। अच्छा। चो साहब इतने पॉपुलर हो गए साउथ में भी, सारी जगह चो देवीलाल की डिमांड। फिर चो साहब ने इनको सबको कहा भाई, जो ये 5-7 लोग थे, 10 लोग थे जो ये जनता दल के सहमत नहीं होने वाले लोग थे, उनको स्टेज पर जलसा होता था उनको साथ लेके जाते थे, और जो देवीलाल पहले बोल के बैठ जाते, भीड़ साथ की साथ निकल जाती थी। वो जब दूसरे लीडर बोलते थे वहाँ 100-200 आदमी होते थे। फिर उनको एहसास हो गया भी जो कुछ है चौधरी देवीलाल के पीछे चलो। जो देवीलाल ने जनता दल बनाया तो एक कार्टून छपा, जो देवीलाल की पगड़ी पीछे वो साफे की होती है ना, सारे पकड़ रहे, हाँ, उसको सारे पकड़े, ये वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मुलायम, लालू, नीतीश, सब पकड़े। बोले चल पड़े अभी गाड़ी, अगर इससे कुछ छूट गया तो पीछे रह जाएगा। ये कार्टून देखा उन्होंने? हाँ, उनको दिखाया मैंने, बहुत हंसे। तो हर चीज सुनते थे वो बड़े, मैं ढूंढ के लाता था इधर उधर से। तो बड़े वो जनता दल बना दिया, प्रचार शुरू कर दिया। एक जगदीप धनखड़ जी का भी बताऊंगा आपको, जो उपराष्ट्रपति है। तो क्या हुआ कि सारा सिस्टम शुरू हो गया। जो साहब ने मन बनाया भी मैं बलराम जाखड़ के खिलाफ लड़ूंगा, वीपी सिंह को कहा तू राजीव गांधी के खिलाफ लड़, अपने आप ही स्टेटमेंट जारी कर दी। तो जब भी जनता दल की मीटिंग होती थी, ये इनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती थी, उसमें लिमिटेड लोग थे। फिर इस जनता दल के ढांचे को असली रूप चंद्रशेखर जी ने दिया। अच्छा, दिमाग मतलब लगाया। हाँ, सारा सिंबल लेना,
रजिस्ट्रेशन इसकी पार्टी की जो भी था सिस्टम वो आप भी सारा, मिले होंगे खूब अब उनसे? बहुत 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 जेन्युइन नेता थे। हाँ जेन्युइन थे, बड़े अच्छे थे वो। आज तक का मैंने उनका इतिहास देखा है, मैं चौटाला साहब से भी सुनता हूँ उनकी बात। उस आदमी ने कभी पढ़ के भाषण नहीं दिया। उन्होंने चंद्रशेखर जी ने, जो देवीलाल पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन और सब कुछ आ गया, फिर आई बात भी अब अथॉरिटी करो फाइनल कौन क्या है। जो देवीलाल अपनी पावर वीपी सिंह को देने के लिए तैयार होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में खाली बोर्ड का अध्यक्ष रहूंगा, सिंबल अथॉरिटी वीपी सिंह को दे दो। तब चंद्रशेखर, अरे चोर साहब आप ये बहुत गलत कर रहे हो, हमने आपको बनाया अध्यक्ष इसका पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उनको प्रेसिडेंट बना दो, सिंबल की अथॉरिटी। फिर अजीत सिंह नाथ खड़े रहे, तो अजीत सिंह कह रहे जी मुझे भी करो। फिर वहाँ बड़े शाणे चिमन भाई पटेल, ये चंद्रशेखर जी, ये कुछ लोग थे, उन्होंने कहा ये तो जनता दल की बद पिट जाएगी, 3-3 आदमियों को साइन होगी, चलो एक वीपी सिंह जी को एडजस्ट कर लो, एक चौथ देवीलाल को, दोनों के ऑथराइज कर दो, दोनों के सिंबल बिना टिकट नहीं है। वो फिर फाइनल किया बड़ा मुश्किल से। चौर साहब तो उस पर ही सहमत नहीं थे कि नहीं सारी पावर इनको दे दो। वो पावर भी चौथ देवीलाल के पास आई। तब इस जनता दल को फिर चलाया सिस्टमेटिक ढंग से। फिर चौर साहब उनको भी, साउथ के लोगों को भी एडजस्ट करना चाहते थे, करुणानिधि को, एनटीआर को। ये लोग कह रहे थे कि भी हम इसमें मर्ज नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टियां हमारी समर्थन देंगे, हमारी ये रीजनल छोटी पार्टी को जिंदा रखेंगे, हाँ हम ये नहीं करेंगे। तो फिर चौर साहब ने कहा भी नेशनल सीन पर एक ऐसा आगे बढ़ाओ, फिर नेशनल फ्रंट बना, जो समर्थन देना चाहते हैं उनके समर्थन। हाँ, उस नेशनल फ्रंट में बीजेपी के लोगों को भी शामिल किया, ज्योति बसु, कामरेड हरिकिशन सिंह चुरजीत, इन लोगों को भी शामिल किया। और फिर जो देवीलाल ने असल ताकत दिखाई, हीरक जयंती, हीरक जयंती का चौर साहब का बर्थ दिखाया गया भी बोट क्लब पे। ये बोट क्लब का भी चौथ देवीलाल के नाम रिकॉर्ड है। 3 रैली करी चौथ देवीलाल ने, 4, तीनों ऐतिहासिक इंडिविजुअल। एक बार तो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन, मैं बताता हूँ आपको, वो तो ज्वाइंट होगी ना, मैं बता देता हूँ। चौथ देवीलाल ने शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री बनते 87 में विजय दिवस बनाया था, उसमें सभी लीडरों को इन्वाइट किया। वो सेकंड हीरक जयंती, थर्ड 9 अगस्त को जो वीपी सिंह ने चौथ देवीलाल को डिसमिस किया, वो 9 अगस्त की रैली करी। रात को निष्कासित करते हैं 12 बजे, और चौथ देवीलाल उसके 4 दिन पहले ही अनाउंस कर देते हैं। हम सब लोग घबरा गए, 4-5 दिन में कैसे होगी तक या वो रैली। 3 इंडिविजुअल, एक पूरा नाम इन्हीं के नाम रिकॉर्ड। जो चरण सिंह की बनाई थी 77 में, जितनी उनकी एज थी उतना ही पैसा दिया था। हाँ, तो और तो बहुत रैलियां हुई है, लेकिन तब तक तो सीन में जो अजीत सिंह आ चुके थे, हाँ आगे थे। और 87 कुछ बातें हैं कि वो भी एक षड्यंत्र था, जो देवीलाल को चीफ मिनिस्टर से भी ना बन पाए। अच्छा, उसमें फिर लास्ट में अजीत सिंह इन सब के बीच में एक सूत्र आता है, वो हरियाणा भवन में इनकी मीटिंग करवाता है। तो अजीत सिंह जी मांगते हैं 20 टिकटें, तो देवीलाल ने 20 देने से मना कर दिया। बोले अच्छा, कोई समझौता करवा रहा था। हाँ, कौन था? मतलब उसका आप छोड़ो। अच्छा, मतलब कॉमन मैन था। हाँ, कोई कॉमन मैन इन दोनों के बीच। हाँ, दोनों। उसके बाद में अजीत सिंह ने कितनी टिकट मांगी थी? 20 टिकट मांगी। अच्छा, जी मैं मर्ज नहीं करूंगा, मैं 20 मुझे टिकट दे दो, मैं साथ में आपके प्रचार करूंगा। तो जो देवीलाल ने मना कर दिया, वो 6 सीट से ऊपर नहीं दूंगा। एक तो सर छोटू राम जी की 2 थी, वो मेली थी बसंती जी, और एक चंद्रावती, 1-2 और लोग थे जैसे भी। भी इनको 6 टिकटें दे देंगे, ये टिकटें लड़ाओ अपने आदमी। तो बोले जी मैं 20 से कम एक नहीं लूंगा। उन्होंने कहा चल, वो मीटिंग 10 मिनट में खिंड खुंड हो गए, चौथा प्रचार के लिए निकल पड़े। और जो लड़े उनकी जवान जब्त। तो ये करिश्मा था चौथ देवीलाल। और वो हीरक जयंती मनाई, उस हीरक जयंती में लाखों लोग पहुंचे। उसके कन्वीनर थे चौटाला साहब, मुलायम सिंह यादव। सारा हिंदुस्तान का अपोजिशन, बाबू काशीराम, महेंद्र सिंह टिकैत, ये लोग, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, मुलायम, लालू, नीतीश, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और एम करुणानिधि, चिमन भाई पटेल, एनटीआर, रामाराव, सब लीडरों को चौथ देवीलाल ने एक स्टेज पर ला दिया। और चौथ साहब ने ये भी कहा कि इनको समझाए रखना भीड़कों का, कि ताकि ये एक रहे। हमने राजीव गांधी की सत्ता बदलनी है,
अच्छा। और उस टाइम तो देवलाल ने ये कहा, वीपी सिंह को ये कहा, जी आप लड़िए राजीव गांधी के खिलाफ, मैं लड़ूंगा बलराम जाखड़े के खिलाफ, बूटा सिंह के खिलाफ मैं लड़ूंगा कृपाराम पूनिया को। लेकिन उनमें दम नहीं था लड़ने का, तो देवलाल ही लड़े उस कमिटमेंट को पूरा। और है फिर, फिर मैं बताऊं, फिर लास्ट में राजमोहन गांधी को लेके आते हैं देवलाल। फिर जहां से राजीव गांधी लड़ते हैं, बोले भाई हमारे पास असली गांधी है, ये नकली है। फिर उनको लड़ाया, वो भी बहुत आते थे सीएम साहब से मिलने, राजमोहन गांधी जी। हाँ, कोई फिल्मी सितारे सब मिलने थे, आते थे, राज बब्बर चंद, ये शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ, सब मिलते थे देवलाल से। तो देवलाल एक अलग शख्सियत थी। दारा सिंह जी, धर्मेंद्र, सब आते थे देवलाल से मिल के जाते थे। अच्छा, वो जैसे वो प्रधानमंत्री बने तो वो मतलब दिल से चाहते थे वीपी सिंह बने, ये क्या कुछ है उसकी जानकारी आप उसको? हाँ, पूरी जानकारी है, मैं तो उस चीज में शामिल था। क्या हुआ, तो देवलाल को ये कहा गया भी आपको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ब्रीफिंग करनी होती है, अभी मीडिया को, जो लीडर इलेक्ट होने के बाद में तो आपको मीडिया में कुछ कहना पड़ेगा, तो जो देवलाल की इंटरनेशनल न्यूज़ क्या क्या मैंने कहना है वो सारी तैयार हो गई थी। अच्छा। उसको तैयार करने में कुरैशी साहब जो इलेक्शन कमीशन के चीफ बने, वाई कुरैशी जी, वो उसके थे बनाने में। और वो हरियाणा में रेजिडेंट कमिश्नर थे हरियाणा भवन के अंदर, वो सारा बना, मुझे तो सारी चीज़ों का पता था। सारी तैयारी होगी, सब कुछ हो गया। और चौटाला साहब बहुत कम बोलते हैं हमारे बच्चों, हमारे और परिवार के लोगों से, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं। हाँ। हम भी नमस्ते करके दूर हट जाते थे। पहली बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे बुलाया और ये कहा कि जा तेरे चौधरी साहब को मना ले, दादे को प्रधानमंत्री बन जाएगा। बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे चौटाला साहब ने कही। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ उनके मुकाबले, कुछ भी नहीं। मुझे ये कहा कैसे कर, चौर साहब को तू हाँ करवा दे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और मैं कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा। अच्छा। उसमें मेरे अपने पिताजी को देखना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, हार्टली। जब आदमी एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को त्याग करके अपने बाप को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं चौटाला साहब, उसको अगर किसी ने फेल किया है तो हमारे घर में ही थे फेल करने वाले लोग, मेरा चाचा रणजीत सिंह। क्या हुआ, मैंने कहा जी मैं आपसे मिलूंगा, कि तुम मेरे पास ही रहते, मुझे आज मैंने बात करनी है आपसे, मेरी बात करनी है, कोई आपसे समझ। तो बोला बैठ जा। मैंने कहा जी मुझे, पिताजी कहते हैं चौटाला साहब को। मैंने कहा जी पिताजी ने मेरे को ये कहा है कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। फिर चौ साहब हंसे मेरी तरफ कि वो कि प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो हंस के उन्होंने मेरी बात को मजाक, मतलब हंसमुख तरीके से उसकी सपोर्ट करी बात की। मुझे जो जैसा लग रहा था, तो मैं इतनी कह कि मैं चाहूँ बाहर, तो वो बोले नहीं, मैं बाहर आ गया। मैंने उनको कहा जी मैंने आप वाली बात बता दी है, कि ठीक है। लालू, मुलायम, नीतीश, जो देवीलाल के पक्ष में 140 जनता दल की टोटल स्ट्रेंथ थी एमपी की। 85 से ज़्यादा एमपी तो देवीलाल की सपोर्ट में थे। 85 तो एन खरे वोट थे, 10-12 वोट थे वो, मतलब आ जाते चो साहब की तरफ, ये सब तय हो गया था। लेकिन जो मेरे चाचा रणजीत सिंह थे, वो और सोमपाल शास्त्री, प्रभात जोशी इंडियन एक्सप्रेस के, ये कुछ ऐसे लोग थे जो देवीलाल को न मिला के ये वीपी सिंह के खेमे में ही चले गए थे लोग। कुलदीप नैयर जी भी खिलाफ लिखते थे। कुलदीप नैयर भी था, अरुण शौरी भी खिलाफ था। उन लोगों, इन्होंने क्या किया कि इस ग्रुप का लीडर मेरे चाचा रणजीत सिंह थे। अच्छा। तो मुझे जब तक वो, हम चले गए पार्लियामेंट की तरफ, जनता दल के नेता का इलेक्शन होना था, तो एक वहाँ ये मुझे लग रहा था कि अब मुझे पता था सारी चीज़ों का। बिच्चो रणजीत सिंह ये चाह रहे थे जो देवीलाल सेंटर में मिनिस्टर बन जाए, मैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। अच्छा। अगर स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो देवीलाल रहते हैं तो मैं बाया राज्यसभा आके मैं कैबिनेट मंत्री बनूँ भारत सरकार। वो उनकी अति महत्वाकांक्षा ही जो देवीलाल की रुकावट बन गई। फिर उसके बाद में हम जा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर,
जहाँ नेता का चुनाव होना था। हम्म, चलते चलते हमारा काफिला चल पड़ता है बीजू पटनायक के उड़िया भवन में, उड़ीसा भवन में। हम्म, वहाँ कौन होते हैं? अरुण नेहरू, बीजू पटनायक, शत्रुघ्न सिन्हा, जो रणजीत सिंह, सोमपाल शास्त्री और चंद्रशेखर। हम्म, वहाँ अंदर जाते हैं, 5-7 मिनट बैठ के वापिस आते हैं। वो लोग वहीं रह जाते हैं। एक लिफ्ट में चंद्रशेखर जो देवीलाल आ रहे हैं, मैं आगे लिफ्ट में, एक हमारा असिस्टेंट और था वो खड़ा थे। तो चंद्रशेखर ने चौधरी देवीलाल का यहाँ से पकड़, चोर साहब माजरा क्या है, कायम हो ना। चोर साहब ने इशारा किया हमारी तरफ, ये खड़े हैं लोग, बोले हाँ ठीक है। ये मेरे मन में ये थी, चौधरी देवीलाल ने प्राइम मिनिस्टर का क्लियर हो गया। गए हम अंदर, चंद्रशेखर जी चौधरी देवीलाल की गाड़ी में बैठ के जाते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में। वहाँ तक जाते हैं और फिर वीटी मैसेज करते हैं वहाँ से, मैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो मंगवा लो यहाँ। मैंने हरियाणा में कहा कि साहब का कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो हमारे रखे हुए थे कहीं। बोले वो लेके आ जाओ, आपको सीएम सूट में पीए से बात कर लेना। पीए को हमने पहले ही बोल रखा था, ये चीज़ मंगवाई तो आप तुरंत पहुँचानी है। हम चले गए अंदर, वो आगे गए मगे मिचो देवीलाल की तरफ एमपी थे, उनका झुकाव ज़्यादा, सब चो साहब को ही मिल के जा रहे थे। कोई पैरों के हाथ लगा रहा था, कोई नमस्ते कर रहा था, और सारा सिस्टम यही था। उसके बाद में मधु दंडवते थे, वो ये स्पोक्स उनके था ज़्यादा। सारे बैठ गए, शुरुआत करने उन्होंने कहा भी मैं इस चुनाव को, इस सिस्टम को अब देख रेख में मैं शुरू करता हूँ, और मैं जो बैठे हैं वो यूनानिमस नेता चुनना है। उसी टाइम वीपी सिंह जी खड़े हुए, कहा भी चौधरी देवीलाल को अपना मैं नेता मानता हूँ, और ये लीडर इलेक्ट हो गए। और मैं कहता हूँ जी 5 मिनट तक जो थप थी ना इस पे पार्लियामेंट के अंदर, मेजों की थपथपाहट, मतलब ये था कि आसमान गूंजने लगे, एमपी भी नारे लगाने लगे। और चंद्रशेखर जी ने उसका सेकंड किया भी, फर्स्ट वीपी सिंह ने, सेकंड चंद्रशेखर खड़े होकर समर्थन किया, जो देवीलाल हमें एक्सेप्ट है, और बड़े खुश थे। और ये भी पहले तय हो गया था मीटिंग से पहले कि जो देवीलाल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, तो वो चाहेंगे उसको कैबिनेट में लेंगे, नहीं चाहेंगे उसको नहीं लेंगे। ये भी यूनानिमसली सारा कर लिया। और बोलते बोलते चो देवीलाल ने कहा भी सारा भी ये जो चल रहा है, जनता दल बना, हमारा एक सपना था राजीव गांधी को हटाना, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना, किसानों की आवाज़ उठानी, ये सिस्टम करके क्या मैंने एक लोगों से वायदा किया था कि ताऊ पूरा तोले का नारा चला, ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। अरे ताऊ ने तो बुलवाना है किसी को, तो मैं ये प्रपोज करता हूँ कि जो ये पद दिया है मुझे, मैं ये वीपी सिंह जी को दे रहा हूँ। और अजीत सिंह ने खड़े होकर वो कह दिया हमें, अजीत सिंह तो तैयार था। उसके बाद में जी देखो ऐसी मायूसी है, चंद्रशेखर जी बहुत गुस्से में निकले, चिमन भाई पटेल ये सब लोग गुस्से में निकले। और चंद्रशेखर जी का बेटा था पंकज शेखर, वो मुझे वहीं था, उसने भी क्या ये क्या कर दिया। और हम जी वो जो देवीलाल का काफिला लेके, मैंने ड्राइवर गनमैन सबको, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी सबको, मैंने कहा जो हरियाणा भवन में, मैं चो साहब को वहीं छोड़ आया। मैं आगे हरियाणा भवन में सीएम सूट खोल के मैं रोने लग गया, ये क्या हुआ है। इतने में आगे चिमन भाई पटेल वो आके, मुलायम सिंह आके कि ये चोर साहब ने क्या कर दिया, ये तो हमारे को भड़क ही नहीं लगने दी, ये क्या फैसला हुआ चोर साहब। हालांकि सब लोग इस चीज़ से दुखी थे। मैं था, पहले मेरे को उठाया, बोले अरे क्या क्या है, मैंने बनाया है इतना बड़ा, मैं प्रधानमंत्री बनाने वाले लोगों में। मैंने कहा नहीं जी, आपके लिए देखो बनना, सारा सिस्टम तो आपका था, आप बने नहीं, हमें बहुत ही मलाल है। मतलब हफ्ता मैं किसी से मिला ही नहीं, एक कमरे में पड़ा रहता था। वो मेरे बहुत ही। आप तो जैसे उनके साथ बाद में भी रहे, क्या वो जो उड़िया भवन में मीटिंग हुई थी, क्या उसमें इस प्रकार की कोई डील हो चुकी थी कि चौधरी देवीलाल का नाम प्रपोज करना है और फिर चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को सोचना? कोई डील नहीं हुई, ये उनके मन की उपज थी। चौधरी देवीलाल जी को 1-2 दिन पहले ही हरियाणा की पॉलिटिक्स में मेरे चाचा चो रणजीत सिंह जी ने ऐसे बीज बो दिए कि चोर साहब को पीछे हटना पड़ा। परिवार की कलह से परेशान थे वो। कलह क्या थी? कलह चो रणजीत सिंह का एक जरूरत से ज्यादा स्वार्थपन होना। मैं आज जो भी दोष दे रहा हूँ मेरे चाचा को दे रहा हूँ। अगर ये
दिल साफ करके चौर साहब के बैक में खड़े थे, तो देवीलाल को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो इसलिए शपथ नहीं ले पाए आपके अनुसार कि जो रणजीत सिंह का मतलब जो चल रहा था उससे वो परेशान थे। वो स्पष्ट ही वीपी सिंह के खेमे में चले गए। जो रणजीत सिंह जी। हाँ, रणजीत सिंह और चौटाला साहब तो प्राइम मिनिस्टर बनाने के हक में, जो मुझे कहा है मैं इस चीज को मैं मानूंगा। और चौटाला साहब तो वो आदमी है, चौर साहब का कौन पूछते थे जब सेहत स्वास्थ्य के बारे में, जब वो सीएम थे, जिस हैसियत में जहाँ भी थे, मेरे से उनका डॉक्टर थे, सब पूछते चौर साहब का भाई तबीयत कैसे है। मेरे चाचा ने कभी नहीं पूछा, वो सीएम हाउस में रहते थे सीएम होते हुए। क्या बताऊं, मेरे मन में बहुत उबाल है, लेकिन मजबूरी है, क्या करे। तो फिर वो प्रधानमंत्री बन गए, तब भी आप साथ ही रहे? हाँ, फिर मैं रहा 1 हफ्ता, तो मैं कुछ नहीं, फिर वो रहे। फिर जो देवीलाल को डिसमिस कर दिया। रात की बात थी, हम 11-12 बजे की बात थी, हम बाहर बैठे थे 1 विलिंगटन क्रीज स्ट्रीट रोड पर, एक बहुत बड़ा 8 एकड़ में था बंगला, उसमें रह रहे थे। तो रात को चंद्रशेखर जी का फोन आया। रैक्स फोन होते हैं वो 1 2 3 जो सीक्रेट फोन होते हैं, उस पे आया। मैंने उठाया। वो मोस्टली मिनिस्टर ही उठाते हैं जिसके पास होता है, लेकिन जो देवीलाल के तो हम बजर दे के उठाते हैं चौर साहब को। मैं चंद्रशेखर, मैं नमस्कार सर। क्या चौर साहब को एक लिफाफा आएगा, वो उठा के दे देना। इतने में पीएम हाउस से गाड़ी आई, बोले साहब को दे देना। हमने वो लिफाफा खोला नहीं, इतने पीछे पीछे चौटाला साहब और चंद्रशेखर आ जाते हैं। अच्छा, आपको डिसमिस कर दिया वीपी सिंह ने? हाँ, वीपी सिंह। अच्छा। और वीपी सिंह ने ये काम किया। फिर ये मैम इलेक्शन था, उसमें मेरे चाचा रणजीत सिंह ने बहुत परिवार को खराब किया। सिर्फ जो देवीलाल की इमेज, उन्होंने चौटाला साहब को सीएम बना दिया। इन्होंने फंडिंग करी उस इलेक्शन में, परिवार के, मेरे चाचा रणजीत सिंह ने, इन लोगों ने मिलके, जिसमें रघुवीर कात्यायन, वीरेंद्र सिंह नारनौद वाले और खुद मंत्री होते, ये इस्तीफा दे के ये वीपी सिंह के पास रहता है। इनको पटाने में अरुण नेहरू का था। अच्छा। अरुण नेहरू कॉमर्स मिनिस्टर था इसके वहाँ। हाँ, वो कोई जनता के नेता तो थे नहीं, वो तो बैंगलोर के पॉलिटिक्स करने वाले। उनके पल्ले कुछ नहीं, वो तो राज्यसभा के खिलाड़ी थे। तो ये चीजें मेरे को पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का, उस युग की पॉलिटिक्स का मुझे एक एक चीज पता है। उनको डिसमिस किया तो फिर उन्होंने वीपी सिंह की सरकार गिराती। हाँ, वो तो गिरानी थी। फिर चंद्रशेखर जी को उन्होंने हाँ, चंद्रशेखर उसमें वो बनना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने जो साहब ने कभी नहीं बनूंगा मैं, फिर उनको बनाया गया चंद्रशेखर उनके दिल के करीब आदमी थे। हाँ, चंद्रशेखर जी मानते थे भी ये जो कुछ जिस भी जनता दल ने यहाँ का सफर तय किया है, तो चो देवीलाल की वजह से किया। जो देवीलाल ने इतने इस जनता दल को बनाया, इस जनता दल को चलाया, इसकी फंडिंग जो देवीलाल करते थे, और वो ओपन चंदा लेते थे, कभी छुप के नहीं लिया। गोयन का परिवार, इंडियन एक्सप्रेस समूह का, जनसत्ता का, वो सारे फंडिंग वही करते थे लोग। नेस वाडिया है जो मोहम्मद अली जिन्ना का दोहता है, उस पर जो देवीलाल ने एक बहुत बड़ा आसान किया। वो सीएम थे, तो उसकी गाड़ी पर अटैक हुआ, नस्ली बाडिया की गाड़ी से। तो हम गोयनका जी के वहाँ रुके हुए थे, बॉम्बे जाते थे जब वहीं रुकते थे, एक्सप्रेस टावर इंडियन एक्सप्रेस का, तो वहाँ रुकते थे। वहाँ जो गोयनका खुद थे, उन्होंने कहा चो साहब ये इनका दोता है मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाउस होने के बाद, और खरबपति जिन्ना हाउस भी है। तो उन्होंने कहा जी इनकी जान को थ्रेट है। उस टाइम शरद पवार कांग्रेस थी, उसके चीफ मिनिस्टर थे। बोला जी आप कैसे भी कहो, इनकी सेफ्टी करवाओ आप। ये मुझे पता नहीं उनको खतरा किससे था, लेकिन वो काफी मायूस थे, डिमोरलाइज थे। हाँ, तो देवीलाल ने फिर कहा शरद पवार के वहाँ फोन मिला, मैं आ रहा हूँ, मैं बॉम्बे आया हूँ, क्या मुझे पता है जो साहब आ जाओ आप। फिर उनके घर गए, वो सीएम हाउस में महाराष्ट्र गए, और उनको जाके कहा, फिर उनकी सेफ्टी है। वो लोग भी जो देवीलाल को फंडिंग करते थे कि चो साहब जो चीज़ लोगे, आपने हमारा बहुत कुछ किया, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को, और बहुत चंदा जो देवीलाल को आया। तो देवीलाल ने ओपनली कहा कि सबके सामने लूँगा इनको, ये कितने भी लीडर है जितने जनता दल के बने हैं, आप किसी से बोलो, मेरे सामने वो बोल के दिखाए, मेरे को उनकी हर एक एक चीज़ का पता है
ये आज तो कह देते ना भी हम ये बन गए, ये है वो। मैं जानता हूँ इनकी हैसियत और इनकी वो जो इन्होंने क्या लिया क्या दिया, मेरी आंखों के सामने है सारी चीजें। चलो मैं ये चीजों का मेरा भी एक धर्म अच्छा, बनता है। एक वो जब वो प्रधानमंत्री थे हम्म, तब एक खबर भी छपी थी, कहीं विदेश के दौरे पे जा रहे थे, तो एक खबर छपी अखबारों में कि उनकी अफीम पे कुछ झगड़ा हो गया। बहुत सार ये हाँ क्या मतलब, आप तो बहुत नजदीक रहे हो, वो हाँ इस हाँ, दुनिया में नहीं, मैं ये दवाई क्या, सारी मैं देता था। ये मतलब सच्चाई थी इस बात में कि वो अफीम मैं लेते बताता थे? हूँ, ये सिर्फ जो बंसीलाल का प्रोपगंडा था, अच्छा। प्रोपगंडा था। ये सारा मैटर बंसीलाल कह देते हैं, जो बंसीलाल भी जो देवीलाल अफीम खा के सोते रहते, कहाँ अफीम खाने वाला आदमी इतने ऊपर पहुंच जाए। फिर जो अफीम खड़ा आदमी होता है वो इमरजेंसी में, हमारे परिवार के 3 लोगों ने जेल काटी है, जो देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और मेरे चाचा जगदीश चंद्र। जब 19 महीने बंसीलाल जी के राज में जेल काटी है, तो बंसीलाल फिर वो अफीम वाला आदमी तो एक दिन ही उसको ना मिले, उसी दिन वो 4 दिनों में वो तो बीमार होके मर जाता आदमी। मतलब ये प्रायोजित खबरें ये होती थी? सब प्लांटेड खबरें होती थी। और वो जाने वाला टूर मैं बता देता हूँ आपको, उसमें मैंने भी जाना था। मेरा पासपोर्ट एक रात में बना, अच्छा, एक रात में मेरा पासपोर्ट वो बन तो गया। प्रधानमंत्री की पी का तो हाँ 1 घंटे में बढ़ जाएगा। हाँ, इनका वो डिप्लोमेटिक पास था, सारी तैयारी थी। तो मैंने पूछा, वो उनके होते थे हर्षवर्धन। एसके मिश्रा जी भी तब उनके हाँ ऑफिस से वो थे? थे एस.के. मिश्रा जी, उनके जो एग्रीकल्चर थे ना उनके पास डिपार्टमेंट, उसके सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी। उनकी बहुत इज्जत करते थे, जो साहब ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी है। हाँ। क्या हुआ कि भी मेरे को इतना जो पता है वही बताऊंगा मैं आपको। तो मेरे को कहा कि चल विदेश चलना तेने, मैं तैयार हो गया। फिर मैं मार्केट में जाने लगे, मैंने उससे हर्षवर्धन जी से पूछा, मैं हर्षवर्धन जी जो पीएस थे उनके प्रिंसिपल। कि कैसे कपड़े पहनते हैं? हाँ, मैंने बताओ जी सर्दी है वहाँ, क्या बोले वहाँ तो बड़ी बर्फबारी है, आप वो लेके जाओ ट्राउजर। वो मैंने खरीदा। उसके 2 दिन बाद में ही वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मुझे पता नहीं वो कैसे कैंसिल हुआ, फिर कैंसिल हाँ, हो गया। उसका लिख रखा है मिश्रा जी ने, मिश्रा जी ने ही रिक्वेस्ट करी हाँ आके, अपनी किताब में लिख रखा है अच्छा उन्होंने। अच्छा, उन्होंने लिखा है अब क्या? वो चोई साहब के पास आए, चोई साहब ने उनको दही और मक्खन खिलाया, हाँ हाँ हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी चाह रहे हैं कि आप अभी इसको टाल दो। टाल दो। फिर हो सकता है उन्होंने हाँ, टलवाया, पर मैं वो मुझे उन्होंने कहा कि मैं क्यों टाल दूं, तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, आपका वहाँ जो स्वागत है वो उस देश के राष्ट्रपति नहीं करेंगे, और चंद्रशेखर जी नहीं चाहते कि आपका स्वागत उस देश के राष्ट्रपति ना करे। तो वो इस बात पे एग्री हुए, हाँ मेरा स्वागत तो राष्ट्रपति करना चाहिए, तो तब उन्होंने टलवाया था। उन्होंने बाकायदा किताब में लिख रखा है वो। अच्छा अच्छा लिख रखा है, मुझे पता नहीं उसका डिटेल का। मुझे ये पता है प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हालांकि वो बाद में गए फिर किसी और हाँ देश के कोई दौरे पे। ओस्लो कंट्री है, वहाँ गए थे, कोई किंग था उससे। एक जो साहब की मैं बताऊं, उन वो बड़े दूरदृष्टि थे, उनको बहुत एडवांस हर चीज़ों का पता वो होता था। पढ़ने लिखने का तो शौक नहीं रखते थे, ना किताब ना, किताबें तो नहीं पढ़ते थे ना? नहीं किताबें वो पढ़ते थे, जो इंडिया टुडे, इलस्ट्रेटेड वीकली है, जो भी आते थे, पत्रिकाएं मतलब। पत्रिका। हाँ वो मेरे को क्या है वैसे कि बुक्स नहीं पढ़ते थे वो? वो चाहे सीएम थे या नहीं थे, चाहे उप प्रधानमंत्री थे या नहीं थे, तो वो पास बिठा लेते थे। तो मैं उनके बराबर नहीं बैठता था, नीचे फर्श पे बैठ जाता था। और यूं लगा लिया, और या फिर वो बेड पे सो रहे हैं तो वो लोरी कहते थे हम उस भाषा को। अखबार पढ़ना मैंने शुरू कर दिया, सारा अखबार पढ़ूंगा मैं। वो सोच लेंगे, सुन भी लेंगे, उनको अच्छा, नींद भी आ जाएगी। ये सिस्टम था उनका। पढ़े जाते हो हाँ पढ़ने वाला पढ़ो, 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो ये उनका था। चौधरी साहब पंजाब में उग्रवाद था बहुत ज़्यादा। तो वीपी सिंह की इन लोगों की चाल थी कि चौधरी देवीलाल को कहा गया, चौधरी साहब को, कि जी आप पंजाब जो समस्या है इसको सोल्व करने में आपको ऑल इन ऑल पावर आपको देते हैं, आप करो। बोले ठीक है मैं बाद में देखूँ। जी आप तो उस टाइम के ज्वाइंट में ले रहे हो, आपको पंजाब तो में रहे हो आप। अकाली लीडरशिप आपके बड़ी नज़दीक है और सारा सिस्टम ये। चो साहब ने पता नहीं कैसे वो रिपोर्ट ली कि जी ये तो पंजाब में इतना फैल चुका है उग्रवाद कि हर घर में AK-47 है, उसको नए लड़के छोड़ नहीं सकते। वो पकड़ के रखेंगे, या वो लड़के मरेंगे या उनके सामने वाला मरेगा, चाहे फोर्स है कोई और है, ये यूं नहीं दबेगा। तो फिर चो साहब ने वीपी सिंह को ये कहा, मैं ये समस्या, मैं इसका पॉलिटिकली हल निकाल दूंगा। पॉलिटिकली चो साहब ने फार्मूला बनाया, अपने इसको सिमरनजीत सिंह मान को चीफ मिनिस्टर बनाओ, बादल साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ भारत सरकार में,
और सुरजीत सिंह बरनाला को गवर्नर बना दो और सिमरनजीत सिंह के हाथों में उसकी देख रेख में इलेक्शन करवा दो। फिर चौधरी साहब ने बिल्कुल इसको हाँ नहीं भरी। वीपी सिंह की बात में चौधरी देवलाल से पीछे थे कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकली लेवल से इन्हीं की सरकार इनको दो, इन्हीं के कहने से इलेक्शन करवा दो। वो मानी नहीं, वो तो चाह रहे थे भी उग्रवाद को सख्ती से कुचले। वो तो उनको आगे करना चाह रहे थे। आगे करना उसके। अच्छा, बादल जी की जो प्रकाश सिंह बादल जी हैं और चौधरी देवीलाल की दोस्ती की, इन परिवारों की शुरुआत इन दोनों के बीच में हुई थी। मैं बताऊं, चौधरी साहब की मुलाकात ये ज्वाइंट पंजाब में ही होगी थी। अच्छा। बादल साहब सन 57 में पहला इलेक्शन जीतते हैं, चौधरी देवीलाल सन 52 में जीतते हैं, तो एक ही असेंबली होती थी। अच्छा, तभी दोस्ती होगी। तभी दोस्ती अब भी चल रही थी, मतलब अब लास्ट तक बादल साहब की बात करते थे, उनका बातों का मुझे पता नहीं होता था। हाँ, मुझे इतना पता था जब बादल साहब को सन 1987 में इनके पूरे परिवार को हरियाणा सरकार की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और 30-40 गनमैन परमानेंट दे दिए। हाँ, जैसे अभी सुखबीर जी ने हरियाणा में दे रखे। हाँ, वो तो फिर करते हैं ना भी। वो तो देखो, फिर चौधरी साहब का बादल साहब का बहुत अच्छा रिश्ता था। अलग अलग स्टेट, अलग अलग मुद्दे, उसके बावजूद दोस्ती रहना बहुत बड़ी चीज़ है। वो निभाते थे चौधरी साहब। चौधरी देवीलाल टोटली ही पॉलिटिकली संघर्ष के आदमी थे। अच्छा, मैं एक दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे 3 लालों में से एक तो चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल। ये चौधरी देवीलाल क्या सोचते थे चौधरी बंसीलाल के बारे में? नहीं, इनके बारे में कोई ज़्यादा बहुत कुछ सोचना नहीं था। ना कभी इनसे मिलते थे, ना कभी ये लोग मिलते थे। और सिर्फ 77 में चौधरी देवीलाल ने थोड़ी बदले की, थोड़ा सा। चौधरी बंसीलाल बोली के बहुत वो कड़वे थे, तो देवीलाल कभी आलोचना भी नहीं करते थे इनकी। इन्होंने जेल में रखवाना, बसों में बिठवाना, यार इतने बड़े आदमी। फिर वो बंसीलाल जी को भी तो हथकड़ी लगवाई। फिर वो लगवाई नहीं, ट्रेलर दिखाना था। फिर चौधरी बंसीलाल जी रो पड़े और एफिडेविट दिया। एक अत्तर सिंह मांडी एडवोकेट थे क्या? हाँ, वो उनके लड़के भी रहे हैं। हाँ, बारडा से एमएलए थे। उन्होंने ये उनके वकील बने, खिलाफ होते हुए भी सारा मुझे चैप्टर का पता है। फिर चौधरी बंसीलाल रोने लग गए थे। फिर चौधरी देवीलाल ने भिवानिया की कहा, करे हम भी तो 19 महीने काटे है, तू 19 घंटों में रो पड़ा। तो चौधरी देवीलाल का कोई सानी नहीं था। अच्छा, उनकी बिल्कुल बाद में तो मुलाकातें नहीं थी, नहीं के बराबर। नहीं, मतलब कोई ना टेलीफोन पर, ना मिलना, ना जुलना नहीं। अच्छा, उनके बेटे सुरेंद्र की? हाँ, सुरेंद्र टेलीफोन करते थे। सुरेंद्र का जो सरकार में भी? हाँ, सरकार में, 87 की सरकार में। वो कभी बदले की भावना में और ये कोई विश्वास ही नहीं रखते तो थे। क्या सुरेंद्र सिंह क्या ताऊजी बोलते थे उनको? हाँ, ताऊजी। और सरोज थी, वो भी मिली, जो उनकी बेटी एचसीएस थी। उनको भी कोई प्रताड़ना के लिए कहीं कोई तबादले करने, वो उन चीज़ों से देवीलाल बहुत दूर थे। अच्छा, और ये चौधरी भजनलाल, इनके साथ नहीं, कोई खास, कोई भजनलाल जी के बारे में भी नहीं था। आते जाते थे ये 1-2 बार? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये तो लोग यूँ बना देते हैं, कभी नहीं मिले वो इनसे ना। मैं जब तक रहा नहीं मिले। हालांकि मैं 24 घंटे साथ रहने वाला आदमी हूँ। नहीं मिले आपने? मतलब चौधरी बंसीलाल और भजनलाल जी को मिलते हुए नहीं देखा? तो मिलते हुए मैंने नहीं देखा, सिर्फ एक दिन देखा जब तो देवीलाल इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। हाँ, उस टाइम ये दोनों आए थे। चौधरी बंसीलाल भी आए? हाँ, चौधरी बंसीलाल आए और भजनलाल जी भी? भजनलाल जी भी आए। अच्छा। और संस्कार पर भजनलाल जी थे, उनका बेटा सुरेंद्र भी था। जहाँ राजघाट पर जो संघर्ष स्थल है, वहाँ थे ये लोग। अच्छा, ये फैसला कैसे हुआ दिल्ली राजघाट पे ले जाने का उनको? दिल्ली का ये हुआ जी, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, चौटाला साहब सीएम थे। चौटाला साहब चंडीगढ़ से आ रहे थे, तो समालखा के पास उनके पास वीटी मैसेज आता है वायरलेस का कि यूं करके जो साहब नहीं रहे। तो वो उसी टाइम फ्लैग बंद करा देते, भी उठरा टरना बजो, फटाफट दिल्ली चलो। दिल्ली जाके उनके पास वाजपेयी साहब का फ़ोन आया कि क्या कर रहे हो चौटाला साहब, जो साहब के बारे में। कह जी, फिर हम भाई मेरे परिवार आ जाए, फिर हम तो गांव में ही करेंगे। फिर बोला, ये आपके ठीक है फादर है, लेकिन ये हमारे साथी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वाजपेयी जी बोले? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम इनका दिल्ली के अंदर ही सरकार ही वो करवाएगी, जो भी संस्कार वगैरह है। और वो उसमें
था सारा। मैं जब पता लग संपत सिंह जी भी कई बार कहते हैं कि मेरी वजह से वहाँ क्या दिल्ली ले जाया गया उनको। क्या चीज़ है उसको तो एक बार हवालात में करने थे। संपत सिंह को अरेस्ट करवा रहे थे चौधरी देवीलाल। जो देवीलाल करवा रहे थे। हाँ, ये जब सीएम होते 87 की बात है। इसकी संपत मिसिस संपत और संपत तो थानेदारों से मतलब ही लेते थे, सारा पता लग गया। कोई जो आदमी कहता है मैं तो देवीलाल की वो लिखेगा क्या कोई चीज स्टोरी? ये प्रोफेसर नहीं है, परमानेंट है, डॉग का है। बहुत बड़ी बात कह रहे हो उनके बारे में। मैं कह रहा हूँ वो कर दे केस मेरे पर अदालत में माने। प्रोफेसर नहीं है संपत सिंह। नहीं, वो कहते हैं कि ऐसा सुनने में आया कि प्रोफेसर संपत सिंह जी, देवीलाल जी उन पे बहुत भरोसा करते थे। कोई भरोसा नहीं, पहले करते थे, 87 के बाद में उठ गया था भरोसा। अच्छा, पहले रहा है। पहले बहुत था इस पे भरोसा, इसको अपना पीए रखा और 87 से उठ गया था चौधरी देवीलाल का। ठीक है, वो चौधरी देवीलाल राजनीतिक किसी में बदले की भावना नहीं, वो भ्रष्ट आदमी के बड़े खिलाफ हो जाते थे। अच्छा, हाँ, उनको वो कहते थे कि पैसा मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, तुम क्यों कमाते हो, ना कमाओ पैसा, किसी की जरूरत ही नहीं है, कार कोठी है और क्या चाहिए आपको, इलेक्शन लड़ने अच्छे काम करो, पब्लिक से मांग लो, कि तो जी 1 वोट 1 नोट, महंगाई हो तो 5 मांग लो। ये थी, कोई किसी का फंडा नहीं। तो देवीलाल का वहाँ संस्कार होना, उनका व्यक्तित्व, उनकी राजनीतिक कमाई। हम वाजपेयी साहब के घर बहुत जाते थे, LK अडवाणी के घर जाते थे। वो उस टाइम तो आप मानोगे नहीं, कमरे में बहुत ज्यादा सोफे भी नहीं होते थे, सिंपल तरीके से। अच्छा, इनके अंतिम दिनों में जो देवीलाल के, क्या परिवार के सब लोग मिलते थे इनसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के सब लोग मिलते थे। हाँ, तो ये राजनीति से बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे कुछ? जो साहब में बुढ़ापा भी आ गया था उस टाइम, और थोड़ा सुनने में भी दिक्कत आती थी, बोलने लोग में। तो ऐसे बोलते हैं कि ओम प्रकाश जी ने इनको कैप्चर कर लिया। सब बकवास है। सब लोग मिल लेते थे, सारे मिलते थे। अच्छा, वो अपने को राजनीतिक विरोध दिया जाता है उससे भी मिल लेते थे, वो तो सारे मिलते थे, सब लोग A to Z जो मिलना चाहते। अच्छा, मेरी जो ससुराल है मुंडाल, उसमें चौधरी देवीलाल बहुत जाते थे। हाँ। क्या कारण था उस मुंडाल से? मुंडाल ये था कि वो एक उनका नाई है, मुख्तियार नाई। मुख्तियार नाई, वो कोई मंदिर टाइम में उसने चाय चुई पिलाई, चो साहब की हजामत हुजूमत करी। ये तो किससे बड़े चो साहब के होते थे। और मुंडाल मेरी सिस्टर ब्याही हुई है। अच्छा। जो हमारी सबसे बड़ी, अजय से भी बड़ी है, मेरी बहन सुचित्रा बहन जी। अच्छा, वो मैरिड है मुंडाल टेकराम जी के वहाँ। टेकराम जी के। हाँ, वो एमएलए रहे मुंडाल। हाँ, वो भी एमएलए बेचारा, उनके साथ तो थोड़ी एक धक्का सही भी होगी। वो पहले एमएलए थे, वो 87 में भी लाइन में थे एमएलए की, तो साहब टिकट नहीं दी, मेरे पे दब्बा लग जाएगा। 87 में तो मेरे ख्याल से उनको मिली थी ना टिकट मुंडाल से। मुंडाल से मिली थी ये, इसको थोड़ा सा मेरे एक तो स्वरूप सिंह जी होते थे, वो था आपकी मुंडाल से वासुदेव शर्मा नहीं था? वासुदेव शर्मा, वो पंडित भगवत दयाल जी के कोटे से। भगवत दयाल जी का किस्सा आप मेरे पुत्र में बता दूंगा आपको। भगवत दयाल जी का किस्सा क्या था, वो एंटी चौधरी देवीलाल थे। मेरे फादर सन 1967 में इलेक्शन लड़े, उन्होंने गिरधर गोपाल शर्मा थानेदार था, उसको यहाँ लगाया ताकि इनकी जीपों को पकड़ो, बुनियादी न होने दो। बहुत खिलाफ थे। हाँ, पंडित जी तो बहुत वो खड़क नेता थे वो भी। हाँ, मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ पंडित जी से। तो फिर क्या हुआ, तो देवीलाल सीएम बनने के बाद में इनके जाते हैं, बंसीलाल जी सीएम बनते उनकी गार्ड हटा लेते हैं, और फिर चौ साहब सीएम बन के जाते हैं कि पंडित जी आपको मैंने गार्ड वापस लगा दी। पंजाबी बाग में उनकी कोठी होती थी, तो हम जाते थे मिलने के लिए उनसे बहुत बार। हालांकि उनका वो क्या हुआ, उनको 7-8 टिकटें दी। इसमें अमीर सिंह, पंडित शर्मा जी थे, वासुदेव थे, एक ओम प्रकाश भारद्वाज जी, कुछ 6-7 लोग थे इनको टिकटें दी होते थे, योगेश जी होते थे। हाँ, योगेश शर्मा, ये सब। तो हम उस टाइम पंचकुला में मीटिंग चल रही थी, सुबह एकदम अखबार आया रेस्ट हाउस में। मैंने कहा जी भगवत दयाल शर्मा जी तो आपका साथ छोड़ गए। बोले कब कहीं जाओ, कोई फर्क? हाँ, कोई फर्क ना, उनकी टिकट काटी उन्होंने, ना कोई किसी की नहीं। एक अमीर सिंह करवा दिया जो झज्जर थे। अच्छा, वहाँ झज्जर की बताऊं तो देवीलाल खुद नहीं गया, वहाँ मुझे भेजा गया। हाँ। झज्जर में जगजीवन राम की पोती मेधावी कीर्ति वो इंडिपेंडेंट लड़ रही थी। फिर मेरे को भेजा के जा, मेरे पास टाइम नहीं है, तू जाके के मुझे तो देवीलाल जी ने भेजा है, वोट कीर्ति को देना है, मेघावी कीर्ति चुनाव निशान किस थी।
तो हमने जाकर कीर्ति किश्ती तिरा दो और उनको हरवा दिया, और वो इंडिपेंडेंट जो देवला ने उसको जिता दी। मैं तो सिंबल तक याद है उन लोगों के। तो मैं वहाँ उनके प्रचार में मैं 8-10 गांव में गया, मैंने जाके भाषण तो क्या देने, तो जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, चौधरी देवलाल का पोता है, गए, राम राम जी, मुझे चौधरी साहब ने भेजा भी, उनने नहीं देनी अपना बेला की जोड़ी पे टिकट, वो नहीं देना सिंबल पे मोर कीर्ति किश्ती तिरा दो, तो उन्हें भेजा मेरे को, तो देवलाल ने भेजा, उसी नाम से वोट मिल गई। अच्छा, उनको क्यों हराया उन्होंने? वो कोई थोड़ी उन्होंने कोई स्टेटमेंट वगैरह गलत दे दी थी पार्टी में। अच्छा, और तो थे, औरों ने स्टेटमेंट दे दी भी भगवत दयाल शर्मा जी भागे, हम तो नहीं भागे, हम तो स्टैंड पर कायम आज भी। जिन जिन ने स्टेटमेंट दी वो तो जीतते गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत खिलाफ बोला तो इस लहर में तो आराम से जीत जाते वो। तो की मेघावी कीर्ति जीती, वो जीत जाते। तो बोले इनको हराइया हो जाके, वो हार गए। अच्छा, वो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, हाँ, उनमें से सबसे ज्यादा भरोसेमंद उनका कौन, किसको वो मानते थे कि भाई ये बहुत बढ़िया मेरा कैबिनेट मिनिस्टर 87 में। हाँ जी, ये वो भरोसा जो डिपार्टमेंट है उसमें सब पे भरोसा रखते थे, कोई खास मतलब तो खास नहीं। उनका ये एक स्टेटस हो गया जो देवलाल का 87 के बाद में, कि वो अपने आप को वो एक जगह में हाउस के अंदर या हरियाणा का चीफ मिनिस्टर समझ के यूं अनकंफर्टेबल सा लग रहा था उनको, मजा नहीं आया। मजा नहीं। वो तो देश की राजनीति में, वहाँ गुजरात जाओ तो लाख आदमी, महाराष्ट्र में जाओ तो लाख आदमी, साउथ में जाओ आप पार पब्लिक। तो वो फिर उनका वो अपने स्टेटस से काफी मतलब हो गए थे उनसे। चौधरी देवलाल वैसे बढ़िया इंसान थे, बहुत संघर्ष, कहीं भी खा पी लिया करते। हाँ, उनका खाने का मैं बताऊं, वो देसी सब्जी खा के राजी होते थे। कोई मतीरे ले आया तो, आपके यहाँ तो सांगरिया सुंगरिया भी बनते हाँ, हैं ना? राजस्थान से उनके बहुत जो मिलने वाले लोग थे। देखो जिन लोगों ने चौधरी देवलाल को काकड़िए मतीरे ग्वारफली खाई, उनको मैंने बनाया। मैं देखा था मेरे नाना के घर में एक ही फोटो लगा हुआ था, वो मतीरा खा रहे थे। हाँ, मैं बताऊं आपको क्या था कि ये लोग राजस्थान से, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब चौधरी देवलाल को कैसे पसंद करते हो, क्योंकि वो तो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। नॉन पॉलिटिकल। बोले यार हम यहाँ बैठे हुए थे, उक्का का पी रहे थे, चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री थे, जा रहा था काफिला, तो उन्होंने देखा ये 4 बूढ़े उक्का पी रहे हैं, तो बोले उतर के आ गए। हाँ, वो यूं ही करते थे। बैठे, बोला हमारे साथ चाय पी, पूछा राजी खुशी, फिर छोटी पानी की कोई समस्या थी, वो बोले उससे टाइम कर दिया, और फिर बोला वो हम यस चाय चू पी के चले गए। और उसके बाद बोला जब भी जाते थे पहले ये देखते थे हम बैठे तो नहीं, रुक जाते थे। बोला इस तरह के आदमी थे। हाँ, जो साहब क्या था मैं बताऊँ आपको, राजस्थान से मैंने 2 आदमी ऐसे देखे, एक तो भंवरलाल शर्मा थे, एक मनीराम सियाग। ये कोई सांगरी सूंगरी राजस्थानी आइटम खाते थे, तो उसको तो जनता दल की टिकट थी उन दोनों को। बोले भंवरलाल को भी जिता दो, वो भंवरलाल जीत गया। एक मनीराम था, बोले इसको टिकट दे दो, तेरे मेरे को बतीरी खिलाए। मनीराम भी जीते थे ना? हाँ, जिताए थे राजस्थान लूणकरण सर से, एक राजगढ़ से जिताए। एक मनीराम जी आपके गांव के भी थे? एक वो एमएलए मनीराम जी थे, फिर उनके बेटे सीताराम को बनाया। तो फिर वो क्या करते जो साहब, क्या करते, उन्होंने बहुत नेता बनाए हैं, बहुत अनगिनत अनगिनत, आप पूछो। कुछ लोग छोड़ छाड़ भी गए उनको, छोड़ गए, फिर कोई एक आधा ही उभरा होगा। फिर मैं बताऊँ ना, एक जो साहब गांव में जाके हकीकत पता कर लेते थे। ब्यूरोक्रेट्स ये कहते थे कि भाई जो देवलाल को खुश तब रहते जब गांव में, वो जैसे कोई गांव में एंट्री कर गए, बीच गांव के जाके रुक जाते थे कि जाओ लोगों को बुला लो, देवलाल सीएम होते की बात है। अब वहाँ बैठ जाते थे, बोल तू वहाँ तहसील में जाता है, यहाँ कुछ वहाँ पैसे मांगते हैं, कैसे मांगते, बता कौन मांग रहे, उसको उसी टाइम सस्पेंड। हाँ, बिजली आती है, बच्चों देवलाल को 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा था। अरे गांव में थारी बिजली आवे, तो आवे जी, पानी नहीं रहा। बोले ठीक है। अफसर आवे गांव में, बोले नहीं आते। फिर एसपीडी से तुम मेरे गाड़ी में क्या कह रहे थे कि हम गांव में बिजली स्टोर करते हो? कहा ये लोग सही बोलते हैं, ये झूठे बोल ही नहीं सकते। एक बार कुछ तहसील का कईयों को सस्पेंड करने का चाचो साहब का मूड, तो देवलाल गाँव में चले गए। वहाँ पूछा, बोले अरे क्या कहेगा, मैं बिजली पानी ठीक है? बोले जी ठीक है। बोले तब तहसीलदार बहुत तंग करे, पी से खावे और खाए। तो देवलाल ने डीसी का बोले सस्पेंड करो इनको अभी। बोले सर इंक्वायरी। बोले ये झूठ बोलते हैं लोग,
गाँव में कोई झूठ नहीं बोलता, ये मेले कपड़े वाले सच्चे लोग होते हैं। ये भी अफसर खूब ठाके लगाते, विचोर देवलाल का थर्मामीटर बड़ा जोर का। फिर वो हमारे से बात करते थे अफसर कि जी ऊपर से फीड आती है विचोर साहब को, कैसे एकदम बातों का पता करे, A to Z बातों का। कहीं कोई नकली ईंट लग रही है तो रोक रोक कोई ईंट लिया, देख लिया करते। हाँ देख लेते। कभी चो साहब ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया इन मामलों में, सबके खिलाफ जो आ गया। फिर तो आप सर्विस कब छोड़ी आपने? चो साहब वो प्रधानमंत्री हटती मैं छोड़ दी। गई नहीं फिर? ना ना, मैं कागज पत्र भी लेने गए अपने? कोई कुछ नहीं है ना। मुझे किसी ने, बंसी लाल जी कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो इंक्वायरी कराऊंगा, मेरी की इंक्वायरी करनी है। ना मुझे किसी ने कुछ कहा ना मैं। बाद में भी आप चौधरी देवीलाल के साथ रहे या फिर हाँ, कोई नहीं, ऐसा फिर- दौर आया आपकी जिंदगी में कि अलग हो? ना साथ ही रहा मैं, कंटिन्यू साथ नहीं। फिर मैं, मेरी शादी होगी ना 95 में मेरी शादी हो जाती है। अच्छा, 95 में? हाँ, मेरी बारात में जाते हैं जो साहब। अच्छा फिर मेरे बेटा, फिर मैं गृहस्थी भी देखता, 15 दिन यहाँ रुक लेता था, 15 दिन उनके पास चला जाता था। बाद में बुढ़ापे तक आते रहे वो? हाँ आपके हाँ पास? बिल्कुल, यहाँ आते थे कोठी में, यहाँ आते थे, यहाँ खाना भी खाते थे। अच्छा, अब जैसे चौधरी देवीलाल की बहुत बातें हो चुकी हैं, जैसे मैं सिरसा में आपकी जो पहचान है वो ये है कि भाई ये अपनी मन की करता है ये आदमी। हाँ, मैं करता आपके हूँ। बारे में तो आपने ये चुनाव अब 2 चुनाव लड़ चुके हो ना? 2 चुनाव लड़ूँ। विधानसभा के? हाँ, विधानसभा। डबवाड़ी से? हाँ, डबवाड़ी से। और एक आप नहीं, मैं 2 नहीं, मैं सिर्फ 2 इलेक्शन लड़ा हूँ टोटल। 2 इलेक्शन लड़े हो, एक विधानसभा का, एक विधानसभा का, एक जिला परिषद के मेंबर का, एक इसका विधानसभा का। अच्छा, ये क्यों लड़े फिर आपने इन परिवार की इजाजत के बिना? मेरे मन में आगे भी लड़ना इलेक्शन, मेरा भी राइट बनता है, मैं लड़ूंगा, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। अच्छा, एक में मैं 300 वोट 250 वोटों से हारा जिला परिषद वाले हाँ, इसमें मेरे को 10,000 वोट आ गए। पहला इलेक्शन हारने का, दूसरा किसी को हराने का, तीसरा होता है जीतने के लिए। ये चोर साहब कहते थे। मतलब फिर लड़ोगे? मैं तो, मेरी तो कोई इच्छा नहीं चौधरी है। साहब क्या कहते थे? पहला चौधरी देवीलाल ये कहते पहला इलेक्शन हारने का, दूसरा किसी को हराने का, तीसरा होता है जीतने का। वो कहते तुम तब कामयाब हो गए। आम आदमी को कहते थे वो सबको, मैं उनकी बातों को सुनता था। बड़ी बात, वो कहते लड़ाई तो तीसरे की होती है जीतने की, आप पहले जाओ और मेले बन जाओ। क्यों? आपको पता कब लगेगा? अच्छा, ये जो डॉक्टर केवी सिंह जी हैं, ये कैसे आपके परिवार में पढ़ते हैं? ये केवी सिंह जी के पिताजी और मेरे दादाजी चाचे तमू के भाई थे। अच्छा, चौधरी लेखराम जी के? लेखराम जी के भाई थे तारूराम। ठीक है। 2 भाई थे, तारूराम और लेखराम। ये आगे तारूराम के पोते। ये तारूराम की उसमें? हाँ, बिल्कुल है। डॉक्टर केवी सिंह को भी चो साहब ने अपना OSD बनाया। हाँ, और बाद में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। हाँ, हुड्डा खेमे में चले गए। फिर केवी सिंह तब जीते जब रोए गांव में जाके मैं बोले मैं तो ताऊ की उंगली पकड़ के चलना सीखे। जब तक ये हुड्डा वाला लेवल नहीं हटाया नहीं जीते। डॉक्टर केवी सिंह तो वैसे चुनाव जीते कोई नहीं जीत पाए। 6 इलेक्शन आ रहे वो। उनके बेटे जीते। बेटा जीते अब की बार, अमित। वो किस लिए जीत गए कि ये पार्टी तोड़ दी इन्होंने, अजय और ने पार्टी तोड़ दी। जब नुकसान हो गया हमारे परिवार का, तो ये लोग जो रणजीत सिंह, डॉक्टर केवी सिंह, इन 2 आदमियों को श्राप दिया हुआ था चौधरी देवीलाल का, तुम कभी जिंदगी में जीतोगे नहीं। दिया। हाँ, क्योंकि ये पार्टी टूट गई। 6 इलेक्शन आ रहे डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर केवी सिंह 6 इलेक्शन। मेरा चाचा रणजीत सिंह 87 के बाद में 7 इलेक्शन लड़े, हारते गए। जीते हैं। अब जीते हैं, वो भी पार्टी टूटी है जब जीते हैं। सर, ऐसा आपके परिवार के लोग शराब दे रखा था उन्होंने? तो देवीलाल का था, लोग कहते थे कि इनको शराब दे रखे। मैं नहीं कहता, लोग कहते थे। मिलते हो आप चौधरी साहब से, रणजीत जी के? मेरे से कोई, मैं किसी से ना मेरा द्वेष है ना कोई और। पॉलिटिकली मैं चौटाला साहब के पीछे हूँ। अच्छा, पॉलिटिकली मेरा, वो तो दिखता ही, वो हाँ, मैं और नहीं, मैं, मेरा चाचा मेरे ठीक है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। सामाजिक तौर पे मैं आते जाते। हाँ बिल्कुल, जो मैंने कहनी है वो कहता भी हूँ। कोई गौर करे या मेरी खिलाफत समझे तो वो समझे। मैं तो किसी की ना खिलाफत करता ना मैं कोई और। हाँ, कोई मेरे शब्दों में अपने आप की खिलाफत मैं सच्चा कहता हूँ। अच्छा, ये आप हरिभूमि टीवी देखते हो ना? हाँ, देखता हूँ। आपके मैं सारे एपिसोड देखता हूँ। कैसे लगते हैं आपको? मुझे अच्छा लगता है बहुत कि भाई, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, आप धर्मेंद्र कंवारी क्यों लिखते हो? गाँव है आपका? वो मुझे बताओ। ये एक्चुअली हरियाणा में एक ट्रेंड चौटाला परिवार ने शुरू किया है। हाँ, कि गोत्र की जगह गाँव गांव लगाना। तो दूसरा, मेरा जो गांव है उस मैं सोराणु हूँ,
शोराना, हाँ। ठीक है। तो हमारा जो गांव है वो एक बुआ के नाम पे बसा हुआ है, उसके अच्छा। पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हाँ है। जी, हाँ जी। तो हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बुआ कुंवारी का नाम लेके शुरू करते हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब हमारे लिए बहुत आराध्य हैं वो। तो आपने तो पेटेंट ही करा लिया हाँ, नाम है। फिर क्या हुआ कि कुंवारी गांव में कुछ ऐसे लोग हुए जिनकी गलत कामों की वजह से कुंवारी चर्चा में रहा। तो जब हम जर्नलिज्म में आए तो मैंने कहा कुछ अच्छा कर रहे हैं हाँ, तो अच्छा अच्छे ना। कामों में, जैसे कुंवारी धर्मेंद्र चलेगा तो कुंवारी भी साथ चलेगा। हाँ, तो तब मेरा एक भावनात्मक ये लगाव हो रिश्ता गया आपका। था कि मैं अपने गांव का नाम थोड़ा सा, अगर उसमें, हालांकि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कहीं भी हरियाणा में जाओगे तो कुंवारी जानते मिलेंगे लोग अब, इस वजह से, हाँ, काम करने की वजह से। काम तो करने थोड़ा में। अच्छे कामों की वजह से कि गांव नहीं, का आप नाम ठीक है, हरियाणा। मैं आपके सारे एपिसोड लगभग सारे लास्ट तक देखता हूँ। कई लोग होते हैं वो उसको थोड़ा देख लेते हैं या आगे कोई और मुझे आप मतलब बड़े आदमी लगे। चलो जैसा हूँ मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता मैं किसी, ठीक है, मैं मेरे कोई विरोधी भी होंगे, वो मुझे मानते हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। जो कोई मेरे देखो, को संसार में हम रहते हैं, कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें नापसंद ना, करते हैं। और आप मेरे लिए कैसे हो ये जरूरी नहीं है कि आप नीरज के लिए कैसे हो। मतलब सबके अपने अपने पैमाने हैं, किसी को कोई कैसा आदमी पसंद आता है, किसी कोई। और मेरा तो जी रवि जी काम करने का मकसद ये है कि जैसे चौधरी देवीलाल के बारे में कितनी बात करी हमने, अब ये बातें और कौन करेगा। नहीं, सही लोग है। जानना चाहते हैं उनके बारे में, आज भी उनके भक्त हैं आज हाँ, भी गाँव अटूट में। भगत है। वो तो कहते हैं ना कि मैं बताऊं, जो देवीलाल का जो संस्कार हुआ, 3 दिन का नेशनल शोक, 1 हफ्ते का स्टेट का, सारी स्टेटों में सभी चीफ मिनिस्टरों ने उनकी अस्थि कलश को अपने अपने, किसी ने राजस्थान में तो पुष्कर में, पंजाब का गवर्नर है उसने ये व्यास नदी में, और हम गंगा मैया में गए, बरनाला साहब गवर्नर, मेरे को उस दिन में भी रोया था। हाँ, बरनाला साहब स्वामी जी एक चीफ मिनिस्टर थे, चिन्मयानंद पता नहीं जो भी थे इनके, हाँ, उत्तराखंड के। हाँ, हम वहाँ से उनके अस्थि कलश लेके गए तो बरनाला जी ने एक स्पीच दी, वो गवर्नर थे वहाँ के, कि देखो पता नहीं दुनिया में क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है इंसान को। मैं चौधरी देवीलाल जी के रोड़ी में एक इलेक्शन लड़े थे वो, उसके 6 महीने के बाद इमरजेंसी लग गए थे। क्या मैं बतौर अकाली दल का मेंबर था उस टाइम, सक्रिय कार्यकर्ता था, और बिंचू देवीलाल के प्रचार किए। आज उस आदमी की मैं आज अस्थि कलश कर रहा हूँ। उनके भी पानी आ गया, पानी हमारे भी आ गया आंखों में। सुरजीत सिंह बरनाला। हाँ, सुरजीत सिंह बरनाला। वो तो उनके तो काफी मानते थे वो। हाँ, बरनाला साहब है, बादल साहब से बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन चौथ साहब को, जो पॉलिटिकल लोग थे ना, चौथ साहब से भी खजाना थे, चौथ साहब जो सोने की खदान थी वो। अगर ठीक उस खदान को कोई ले गया, वो उसको दे दिया चौधरी। अब तो आप, वैसे तो जितने भी राजनीतिक परिवार हैं विभाजन सब में हुआ है, हाँ, सब में होता है। लेकिन उस विभाजन के अपने नुकसान भी हैं, उनके फायदे भी हैं। और चौधरी देवीलाल के परिवार का अगर पॉलिटिकली विभाजन हुआ है तो आज उनका एक पड़पोता उप मुख्यमंत्री है, एक बेटा मंत्री है। फायदा तो है ही, उनके परिवार को तो फायदा हुआ ही है। नहीं, पॉलिटिकली तो मैं नुकसान ही है। इनेलो को नुकसान हुआ है, इनेलो कहीं नहीं है। मतलब बीजेपी तो हमारी नायलॉन की जुराब थी, तो देवीलाल के पैर में फिट, चौटाला साहब की फिट। अब ये जुराब बन रहे हैं। ये बन गए, हम तो नहीं है ना। हाँ। हम तो उस देवीलाल चौटाला साहब की उस साइड में आ गई ना, उन्होंने किया तो वो भुगतेंगे। अच्छा, अभी ओम प्रकाश चौटाला जी से होती है मुलाकातें आपकी? हाँ, मिलते जाते रहते हैं, रामनवमी करते हैं। अच्छा, तो अब उनका कैसा है स्वास्थ्य वगैरह? बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है, और बिल्कुल फिट है, अभी घूम रहे हैं ना कार्यकर्ताओं की याददाश्त भी मीटिंग। ठीक है उनकी? बिल्कुल याद, आप उनके देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके आते हैं, और अच्छी अच्छी वो ठीक है। है। हाँ, अच्छा। वो अपनी हेल्थ के प्रति बहुत सजग है। वो जो खाना भी खाएंगे तो 32 बार चबा के खाएंगे। अगर उन्होंने एक रोटी खानी है, एक फुल्का खाना है, तो एक फुल्का ही खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वो मेरे को बहुत टोकते थे, जब मेरा वजन बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे कहते, आपने कितना वजन कम किया है? मैंने जब पीछे देखा था 25 केजी। 25 किलो वजन? 25 किलो। अच्छा, हाँ, कितना अभी वजन कितना आप में? अब मेरा 109 क्विंटल, 101 किलो, 1 क्विंटल 9 किलो। अच्छा, 135 से ले आऊं पकड़ के इसको। 135 किलो हाँ, वजन मैं हो रहा आपको था? फोटो दिखाऊंगा, मेरी जो पीक वेट वाली, वो दिखाऊंगा। कैसे कम किया आपने ये? मैंने मेहनत करके किया जी। अच्छा, मेरा भी 100 हो गया अब मैं बताऊंगा, आपको टिप्स दे दूंगा भी इसमें मैं आपको डाइट वगैरह बता दूंगा, और आप मैं फोटो दिखाऊंगा मेरी। अच्छा, फिर आप कहोगे वाकई ठीक है। आपको एक बार मैं इसका ऐसा नशा चढ़ा दूंगा वजन कम करने का,
कि आप उसके बिना रह ही नहीं जवान हो गया अब दोबारा से। कितने साल के हो सकते। गया? मैं 52 साल का हूँ। 52 साल के जवान लग रहे हो बिल्कुल। आपको भी आदमी का वजन ही आदमी को, ये दाढ़ी आपकी काली है बिल्कुल, ये नहीं ये थोड़ी बहुत करी हुई कर है। रही है? हाँ। अच्छा अच्छा। आपके पंजाब में इधर करते हैं पंजाब लोग? में क्योंकि हमारा मेन सारा पंजाबी बेल्ट रह गया, हाँ हाँ। ये इलाका है यहाँ ना। शौकीन है लोग इस तरह अब के। ठीक है, इसमें मेरे को ये फायदा है ना, भी मैं ब्लेड से करूँ रोज, फिर मेरी चमड़ी की कभी मैं बिना दाढ़ी की भी दिखा दूँ आपको फोटो। अच्छा अच्छा। अब हो गया सारा सिस्टम। हाँ सर, थैंक यू। आपको मैं दिखाऊं। दोस्तों ये रवि चौटाला जी थे। बहुत लंबी बातचीत हुई है और मेरा जो 4 घंटे की जो थकान थी सफर की पूरी हो गई है, मजा आ गया है। और डबवाड़ी आऊंगा तो आपसे जरूर मिलना। मैं मिल के आप जाता रहूंगा। रोहतक में रहते हो ना? हाँ, रोहतक मैं आपका रोहतक स्वागत आऊंगा है। तो जरूर मेरा जरूर आपका मिलिए। फोन नंबर मेरे और पास। रवि भाई से कोई सवाल ऐसा मेरे से रह गया हो जिसको पूछना था आपने, मैं भूल गया हूँ या इन्होंने नहीं बताया हो, तो आप कमेंट कर देना, ये जरूर उसका जवाब देंगे। जरूर जरूर। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।